Hello friends, this is Vijay Raj Pushp and welcome to Learner Eyes by VRP। आप सभी को पता है कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, वृद्धि और विकास नामक जो चैप्टर था उसका वीडियो हमने पहले ही अपलोड कर दिया है और आपने उसे काफ़ी मात्रा में देखा भी है। तो मैं आशा करता हूं कि अगला जो चैप्टर है आपके पास, जिसका नाम है सोशलाइजेशन प्रोसेस, सामाजिकरण की प्रक्रिया, उसे भी आप लोग देखेंगे। अगर आपने अभी तक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, वृद्धि और विकास नहीं देखा है तो लर्नर आइज बाय वीआरपी चैनल पे जाएंगे और मेरे आइकन पर प्रेस करेंगे और उसके बाद वहां पे होम वीडियोज आएंगे। तो वीडियोज पर जब क्लिक कीजिएगा तो पूरा वीडियो का लिस्ट आ जाएगा, आप वहां से सारा देख सकते हैं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं सोशलाइजेशन प्रोसेस, समाजीकरण की प्रक्रिया। देख रहे हैं आप हेडिंग से सोशलाइजेशन। सोशलाइजेशन में ही एक चीज छुपा हुआ है और वो है सोशल। और ध्यान रखिएगा, जो समाजीकरण है, जो आप में समाजीकरण की प्रक्रिया होती है। प्रक्रिया माने क्या? किसी भी चीज को करने की जो आपका ढंग है, जो प्रक्रिया है, यानी वही आपका है प्रक्रिया। तो समाजीकरण की प्रक्रिया यानी जो समाज है, यानी आप जो सोशलाइजेशन की बात कर रहे हैं, तो यह जो हमारा सोशलाइजेशन है, ये समाजीकरण कहाँ से आता है? तो हमारे सोसाइटी से आती है, यानी हमारे समाज से आती है। और इसी से हम लोग क्या सीखते हैं? सोशल यानी सामाजिक गुण को सीखते हैं। सोशलाइजेशन सोसाइटी से आती है और सोसाइटी जो होता है हमारे कहां से आती है? तो यह हमारे सोशल यानी हमारे सामाजिक से आती है। अब ध्यान दीजिएगा, आपको इसमें बहुत सारे चीज पढ़ना है, लेकिन हम एक बात बता दूं कि सोशलाइजेशन, आपके मन में उठा होगा कि ये सोशलाइजेशन है क्या? तो सिंपल सी बात अगर मैं शॉर्ट में बताऊं तो सिंपल समझिएगा कि समाजीकरण जो होती है ना, वह हमारे समाज जिस प्रकार से व्यवहार करते हैं और उसी के अनुसार जब हम अपने आप को ढाल लेते हैं, अनुकूल बना लेते हैं, तो हम कहते हैं कि समाजीकरण हो गया। आप घर में भी देखते हैं कि जब बच्चे अपने घर की बातों को, घर के रूल को, रेगुलेशन को, या समाज के नियम को, कानून को, रीति रिवाज को, उनके प्रथा को, अगर उसके अनुसार बच्चे अपने आप को अनुकूल बना लेते तो हम कहते हैं कि बच्चे में समाजीकरण हो गया। तभी तो आप लोग कहते हैं कि पढ़ लिया पूरा लेकिन आज तक बैल ही हो तुम। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि आपने समाज के अनुरूप अपने आप को नहीं ढाला, आपने जगह के अनुसार अपने आप को उसके अनुरूप नहीं बना पाया। सिंपल एक लाइन में समझिएगा, जो सोशलाइजेशन होती है, समाजीकरण होती है ना, वो बाय बर्थ पाई जाती है, जन्म से ही बच्चे में पाई जाती है। अगर कोई बच्चा जन्म से सामाजिक नहीं है तो या तो वो भगवान होगा, देव होगा, नहीं तो राक्षस या दानव होगा। तो आप वहां से गौर करिएगा कि जन्म से कोई बच्चा असामाजिक नहीं होता है, सभी बच्चे में सामाजिक गुण पाए ही जाते हैं। तो ये सामाजिकरण है। लेकिन हम पूरा डिटेल करने से पहले एक शॉर्ट में आपको और डिफिनेशन बता दूं। सिंपल याद रखिएगा कि समाज के द्वारा बनाए गए नियम, कानून, रीति रिवाज, परंपरा और जो उनका संस्कृति है, उसके अनुरूप अपने आप को ढाल लेना या उसके अनुरूप अपने आप को बना लेना ही समाजीकरण है। यानी हम कह सकते हैं कि सोशलाइजेशन इज ए प्रोसेस टू अडेप्टिंग नॉर्म्स, रूल्स, रेगुलेशन, कस्टम, ट्रेडिशन इज कॉल्ड सोशलाइजेशन। यानी समाज के द्वारा जो कुछ भी बनाए जाते हैं ना, उन सबको अगर आप अपने अंदर ढाल लेते हैं, उसके अनुसार अपना लेते हैं, तो समाजीकरण की प्रक्रिया स्टार्ट हो जाती है। और बच्चे में समाजीकरण की प्रक्रिया कब शुरू होती है, कैसे शुरू होती है, कहां से शुरू होती है, बच्चा कब सामाजिक होता है, कब असामाजिक होता है, इन सब बातों को जानने से पहले मैं आपको बता दूं कि इसमें क्या क्या चीज आपको पढ़ना है। तो सबसे पहले सोशलाइजेशन के अंतर्गत आपको पढ़ना है व्हाट इज सोशलाइजेशन, समाजीकरण है क्या, वास्तव में समाजीकरण क्या होता है, उनका टाइप्स पढ़ेंगे, कितने प्रकार के होते हैं सोशलाइजेशन। उसके बाद हम एजेंसीज देखेंगे, एजेंट, साधन, कौन कौन से ऐसे साधन हैं जो हमारे समाजीकरण की प्रक्रिया को सिखाती है या आगे बढ़ाती है। उसके बाद स्टेजेस देखेंगे कि कौन कौन सी अवस्थाएं हैं जिसमें हमारे समाजीकरण की प्रक्रिया को सीखी जाती है। उसके बाद फैक्टर्स अफेक्टिंग सोशलाइजेशन, समाजीकरण को प्रभावित करने वाले कारक और तत्व देखेंगे। दुनिया के जितने भी चीज होते हैं सब बच्चे को समाजीकरण में प्रभावित करते हैं, तो वो सारा कारण देखेंगे, चाहे वो परिवार हो या बहुत सारे चीज हो।
एजुकेशनल इम्प्लीकेशन देखेंगे, शैक्षिक अनुप्रयोग क्या है, हम क्यों इसको पढ़ते हैं, क्यों एक टीचर को ये सब चीज का ज्ञान दिया जाता है। तो शैक्षिक अनुप्रयोग यानी शिक्षा में इसका क्या अनुप्रयोग है, क्या उपयोगिता है, वो देखेंगे। और लास्ट में हम लोग प्रैक्टिस क्वेश्चंस, अभ्यास प्रश्न करेंगे। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं इसको वन बाय वन करके। तो आइए हम लोग देखते हैं व्हाट इज सोशलाइजेशन। आपने देखा था उसमें बहुत सारा चीज, उसमें से पहला है व्हाट इज सोशलाइजेशन, सामाजिकरण क्या है। तो सबसे पहले समझिए कि सामाजिकरण की शुरुआत जो होती है ना, वह जन्म से ही हो जाती है। जब तक बच्चे मां के गर्भ में रहते हैं तब तक उसमें सामाजिक गुणों का विकास नहीं हो पाता है। क्योंकि जब बच्चे समाज में जब तक आएंगे नहीं तब तक उसमें सामाजिक गुण का विकास नहीं होगा। तो जन्म से हो जाती है। और सोशलाइजेशन इज ए लाइफ लॉन्ग प्रोसेस, यानी यह जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया होती है, जो जन्म से शुरू हो जाती है और मृत्यु तक चलती है, यानी जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है। और दूसरी बात, सोशलाइजेशन इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस, यह एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। ऐसा नहीं है कि एक बार आप में सामाजिक गुण आ गया और उसके बाद आप फिर से अगला नहीं सीख सकते, तो ये जीवन भर चलती है। तो आखिर सामाजिकरण है क्या? तो लिखा है कि सोशलाइजेशन इज ए प्रोसेस ऑफ अडेप्टिंग टू सोशल नॉर्म्स, वैल्यूज, बिलीफ्स, कस्टम्स, रूल, रेगुलेशन इटीसी। यानी ये सामाजिकरण जो है एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा समाज के रीति रिवाज, मूल्य, विश्वास, प्रथा, नियम कानून को अपनाते हैं। यानी सिंपल सी बात है कि जो हमारे समाज का रीति रिवाज होगा, जो उसका नियम कानून होगा, जो उसकी प्रथाएं होंगे, जो उनके मानदंड होंगे, जो उनके मूल्य होंगे, उन सभी के अनुसार अपने आप को अनुकूल बना लेना ही सामाजिकरण है। अच्छा आप बताइए, तो क्या सामाजिकरण की जो प्रक्रिया है क्या एक बार हो जाने के बाद रुक जाएगी? बिल्कुल नहीं, ये आपका जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है और ये जन्म से लेकर मृत्यु तक चलेगी। और सामाजिकरण की प्रक्रिया जो होती है आप कहीं भी सीख सकते हैं और किसी भी चीज से सीख सकते हैं। आप सड़क पे चलते हैं तो सड़क पर चलने का भी क्या है, एक नियम कानून है। आप जब चलते हैं सड़क पे तो अक्सर जो है से आप बाएं चलते हैं, ऐसा नहीं कि आप दाएं चलना शुरू कर देते हैं, तो उसका भी अपना एक नियम और कानून है। हर जगह पे आप घर में रहते हैं तो क्या है, आपके घर में भी एक नियम कानून है, आप उसके अनुसार चलते हैं। अगर आप उसका फॉलो नहीं करते हैं तो आपको कहा जाता है कि बच्चा जो है एक समाज का प्राणी नहीं है, घर का प्राणी नहीं है, ये अलग बच्चे जैसा बिहेव करता है, ये पाकिस्तान के बच्चे जैसा बिहेव करता है, ये अमेरिका जैसा बिहेव करता है। इसका मतलब है कि सामाजिकरण की जो प्रक्रिया होती है वह जगह जगह वैरी करता है। आप जिस जगह पे जाएंगे आप में उसी प्रकार का सामाजिकरण का प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। हर समाज का, हर राष्ट्र का और हर जगह का अपना अपना सामाजिकरण होता है। तो सामाजिकरण की जो प्रक्रिया होती है वो किसी भी जगह पर हो सकता है, लेकिन याद रखिएगा हर जगह का अपना सामाजिकरण होगा। जैसे आप जहां पे रहते हैं, आपका जो गांव है वहां का बोल चाल, रहन सहन, खान पान हर अलग होगा। लेकिन दूसरे गांव में जब चले जाएंगे तो वहां पर अलग हो जाएंगे। उनके बोलने का ढंग, उनकी शैली, उनका रहने का ढंग, उनके खाना खाने का ढंग, उनके कपड़े पहनने का ढंग हर जगह अलग होगा। जैसे आप भारत में रहते तो यहाँ पर अलग प्रकार की समाज है, और जब आप अमेरिका में चले जाएंगे, ब्रिटेन में चले जाएंगे तो वहाँ अलग प्रकार की समाज होगी। ऐसा नहीं कि आप ही के जैसा वो रहेंगे, तो ऐसा नहीं है कि वो बुरे हैं, सब अपने नियम के अनुसार बंधे हुए। हो सकता है कि आपके यहाँ जो नियम कानून है वह आपके लिए अच्छा है, तो दूसरे जगह हो सकता है कि उसका उल्टा नियम चले, तो वो बुरे नहीं है, वो अपने समाज के अनुसार वो सही ही है। यानी एक लाइन में समझा जाए तो हम कह सकते हैं कि जो सामाजिकरण की प्रक्रिया होती है वह जगह चेंज करने पर उसमें बदलाव आ जाते हैं। और एक और बात याद रखिएगा कि आपके यहाँ का जो नियम सही है, जरूरी नहीं कि हर जगह पे वह नियम सही ही होगा, तो वह बदलते रहेंगे। और एक अरिस्टोटल है जो कहा करते थे कि मैन इज ए सोशल एनिमल, यानी मनुष्य जो है से क्या है, सामाजिक प्राणी है। मतलब क्या है, मनुष्य का जो विकास होता है वह कहाँ होता है, हमारे समाज से ही होता है। बिना समाज के मनुष्य में का जीवन जो है से बेकार है।
बाय नेचर, मैंने कहा भी था कि जन्म से मनुष्य में सामाजिकरण का गुण पाया जाता है और बच्चा जो है बाय नेचर कभी भी एंटी सोशल, असामाजिक नहीं होता है। तो ध्यान रखिएगा, यानी मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, उसे समाज से जरूरत पड़ती है, वह समाज के साथ रहता है और समाज में ही उनके सारे जो क्रियाएं होती हैं वो संपन्न होते हैं। अगर आप बीमार पड़ जाते हैं, आपके परिवार में संकट आता है, तो आपके साथ समाज ही खड़ा होता है। ऐसा नहीं है कि विदेश वाले आके आपको इलाज करवाने के लिए ले जाते हैं। तो समाज का बहुत बड़ी भूमिका है, हमें समाज के साथ मिल के रहना है, समाज की बातों को मानना है और समाज में जो भी प्रथाएं चली आ रहे हैं उसके अनुसार चलते रहना है। अब ऐसा नहीं कि आंख मूंद कर आप समाज पर विश्वास कर लेंगे। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि समाज में कुछ ऐसे आपको फैसला दे दिया जाए जो गलत हो, तो उस समय आपको अपने दिमाग, अपने अंडरस्टैंडिंग का यूज करना है। गलत है तो उस समय आपको तर्क करना है, आप उस पर अपने विचार को व्यक्त करना है। और एक और बात समझिएगा, कहता है कि समाज में रहने के बाद मनुष्य में ना बहुत सारे गुणों का विकास होता है। मनुष्य में एक मदद करने की, कोऑपरेशन की भावना जगती है, एक सद्भावना जगती है, दूसरे को मदद किया जाए, दूसरे के साथ मिलजुल के कैसे रही जाती है, दूसरे के सुख दुख में कैसे हाथ बटाए जाते हैं, ये सारा का सारा हम समाज से ही सीखते हैं। तो मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। हम इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि मैन इज ए सोशल बीइंग, मैन इज ए सोशल बीइंग, यानी समाज जो होते हैं, कह सकते हैं कि मनुष्य जो है एक सामाजिक प्राणी है, वो समाज के साथ ही रहते हैं, वो समाज का हिस्सा है, समाज का पार्ट है। जिस तरीके से आपके जो सेंसेस होते हैं वो आपके शरीर के पार्ट होते हैं, उसी तरीके से मनुष्य जो होता है वह समाज का हिस्सा होता है। बिना समाज के आपके समाजीकरण की प्रक्रिया अधूरी रह जाएगी। आप सभी को पता है कि आजकल जो परिवार पाए जाते हैं, कैसे परिवार पाए जाते हैं? एकल परिवार पाए जाते हैं। और पहले के जो अभी का परिवार है हमारा एकल परिवार, जिसमें कौन होते हैं? तो हमारे माता पिता और उनके बच्चे ही होते हैं। एक छोटा सा परिवार होता है, स्मॉल फैमिली होते हैं। लेकिन जब आप पहले जमाने की बात करें तो उस समय जो परिवार होता था वो संयुक्त परिवार पाया जाता था, जिसमें कौन रहते थे? तो उस समय दादा दादी, उसके बाद आपके माता पिता, चाचा चाची, भाई बहन, रिश्तेदार और न जाने कौन कौन से रहते थे। एक बड़ी फैमिली हुआ करती थी। तो सामाजिकरण की प्रक्रिया शुरुआत कहाँ से होती है? तो सामाजिकरण की जो प्रक्रिया है उसकी शुरुआत हमारे घर से हो जाती है, हमारे परिवार से हो जाती है, हमारे फैमिली से हो जाती है। और यही जो हमारा परिवार है जहाँ से बच्चे जो है सबसे पहले सीखना शुरू करते हैं सामाजिकरण। पूछा जाता है क्वेश्चन कि बताइए कि बच्चे का प्रथम पाठशाला, द फर्स्ट स्कूल ऑफ चिल्ड्रेन, तो बच्चे का सबसे पहला जो स्कूल होता है, विद्यालय होता है, वह कौन होता है? तो उसका परिवार ही होता है। बच्चे यहीं से सीखते हैं। और इसमें भी जो फर्स्ट टीचर होती है, प्रथम शिक्षिका या प्रथम शिक्षक जो होते हैं, उसकी माँ होती है। क्योंकि बच्चे का अधिकांश समय कहाँ गुजरता है? उसके माँ के पास ही गुजरते हैं। और बच्चे का समाजीकरण की प्रक्रिया जन्म से शुरू हो जाती है। ऐसा नहीं है कि बच्चे का जन्म हुआ और आप जो है किसी रिश्तेदार को जाकर दे आते हैं, ऐसा कभी नहीं करते हैं। आप अपने पास रखते हैं, तो घर में रखते हैं और घर से ही वो सीखता है। अच्छा, मान लीजिए कि एकल परिवार था पहले, तो अभी एकल परिवार है, तो एकल परिवार है तो बच्चे को तो कम लोगों से मुलाकात होती है। उनके माता पिता रहते, उसमें भी माता पिता अपने कामों में व्यस्त रहते हैं, बच्चे घर पे अकेले रहते हैं। तो क्या उसमें समाजीकरण की गुण का विकास हो पाएगा? बिल्कुल नहीं होगा। क्योंकि बच्चा जो है वो हमेशा एकांत में बैठा रहेगा, अपने आप को कुंठित महसूस करेगा, अपने विचारों को व्यक्त नहीं कर पाएगा, लोगों से मिल नहीं पाता है। तो उनमें जो होता है समाजीकरण के गुणों का विकास न के बराबर होता है। लेकिन पहले के ज़माने में संयुक्त परिवार में बच्चे, आप जानते भी है कि दादा दादी के साथ ज़्यादा समय गुजारते थे और दादा दादी उनको कहानियाँ सुनाया करते थे, बहुत सारी बातें बताते थे, उन अपने युग के, अपने समय की बातों को बताते कि उस समय कैसा लोग रहते थे, कैसे खाते थे, कैसे पीते थे, कैसे और भाषा का प्रयोग करते थे, कैसे उनका इज्जत हुआ करता था। लेकिन आज के समय में ये सारी चीज़ें जो है
हमारे एकल परिवार ने नष्ट कर दिया। इसीलिए तो आज हमारे समाज में अच्छे लोगों की कमी हो गई है, संस्कारी लोग नहीं पाए जाते हैं, बिल्कुल न के बराबर। आप देखते हैं कि एक बच्चा जो होता है अपने बड़ों का आदर नहीं करता है। क्यों नहीं करता? क्या बच्चे का उसमें दोष है? बिल्कुल उनका दोष नहीं है। सारा का सारा जो दोषी है उनके माता पिता दोषी है, क्योंकि माता पिता ने उनमें उसी प्रकार का एक रीति रिवाज दिया, उसी प्रकार का संस्कार दिया। अगर माता पिता ही बड़ों का इज्जत नहीं करेंगे, दूसरे को गाली देंगे, दूसरे को लथाड़ेंगे, तो क्या होगा? क्या बच्चे भी तो वही गुण सीखेंगे? अगर आपके दरवाजे पर कोई आया हुआ है और आप उनको बैठने के लिए कुर्सी तक नहीं देते, तो क्या सीखेगा बच्चा? वो भी जानता है कि जब बाहर वाले आते हैं तो उसको इज्जत नहीं करनी है। आप अपने दादा दादी को गाली देंगे, अपनी माँ को गाली देंगे, अपनी माँ को इज्जत नहीं करेंगे, आप उनको पूजा नहीं करेंगे, पैर नहीं छुएंगे, तो आपका छोटा भी वही आपके साथ करेगा। तो सामाजिकरण जो पूरी तरह से होती है वह परिवार पर डिपेंड होती है। सीटेट में से काफ़ी क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, आप देखिएगा प्रीवियस ईयर, तो उसमें बहुत सारे क्वेश्चन हमारे सामाजिकरण से पूछे गए कि आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि एक बच्चे में सामाजिकरण का जो सर्वोत्तम या सबसे ज़्यादा जो सामाजिकरण की प्रक्रिया का विकास होता है वह किस अवस्था में होता है? तो वो इन्फेंसी में नहीं होता है, शैशवावस्था में वो नहीं होता है, क्योंकि शैशव अवस्था में बच्चे माता पिता के ही साथ रहते हैं। जब उसके अगले पीढ़ी में जाते हैं, अगले स्टेज में जाते हैं, अवस्था में जाते हैं, जब उनका बाल्यावस्था शुरू हो जाता है, उसमें भी प्री चाइल्डहुड, पूर्व बाल्यावस्था, जो कि होता है आपका 2 से 6 वर्ष का समय, तो उसमें जब जाते हो तो बच्चा घर से बाहर निकलना शुरू कर देता है। तो उसमें सबसे तीव्र गति से आपका सामाजिकरण होता है। तो पूछेगा क्वेश्चन कि सामाजिकरण की प्रक्रिया कहाँ से शुरुआत होती है? तो देंगे घर से होती है, परिवार से होती है। प्रथम शिक्षक कौन होता है? माँ होती है। पूछेगा कि प्रथम पाठशाला, बच्चे के सामाजिकरण की प्रथम पाठशाला कौन सी होती है? तो उसका परिवार होता है। और क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आप बताइए कि बच्चे के सामाजिकरण की सबसे ज़्यादा जो विकास होता है किस में होता है? तो वो तो होता है हमारा, वो पूर्व बाल्यावस्था में होती है। उसके बाद एक और बात समझिएगा कि बच्चे में सामाजिकरण को अगर अच्छे ढंग से आपको विकास करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें उनका परवरिश पर बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए। अगर आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत है, पति पत्नी में कलह है, तो आप बच्चे के सामने वो जाहिर ना होने दें। हमेशा उसके सामने खुशनुमा माहौल बना के रखें ताकि बच्चा हमेशा खुश रहे और वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने कामों में लगा रहे। बच्चे को सामाजिकरण की प्रक्रिया सिखाने के लिए आपको अपने अंदर वो सारा गुण लाना पड़ेगा जो आप बच्चे से अपेक्षा करते हैं, तभी एक अच्छा व सामाजिक प्राणी बनेगा। तो अभी आपने देखा था कि बाय नेचर यानी प्रकृति से कोई भी बच्चा जो होता है वह असामाजिक नहीं होता, वह कैसा होता है? सामाजिक प्राणी होता है। लेकिन एक्सीडेंटली किसी दुर्घटनावश वह जो हो जाता है एंटी सोशल हो जाता है, यानी असामाजिक हो जाता है। जब उसके जीवन में किसी प्रकार की घटना घटती है, जब आदमी, बगल वाले, पड़ोसी, आस पड़ोस के लोग जो होते हैं, जब उनको तंग करते हैं, उनको वैसा स्थिति पैदा कर देते हैं कि वह मजबूर हो जाता है और असामाजिक बन जाता है, जो समाज के लिए घातक हो जाते हैं। लेकिन जन्म से कोई भी बच्चा असामाजिक नहीं होता। अगर असामाजिक कोई बच्चा जन्म से, इसका मतलब है कि या तो वह गॉड है या विष्ट यानी दानव है, देव या दानव ही है, दो ही हो सकते हैं। तो आप इन सब चीज़ों को ध्यान रखेंगे और सारा क्वेश्चन का हल, सामाजिकरण आपके सीटेट के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण चैप्टर, लंबा चैप्टर है, तो आप देखते जाएंगे और सामाजिकरण के विकास के लिए हमेशा प्रयास करेंगे कि आप अपने घर पर जब रहे तो बच्चे के सामने एक अच्छे रीति रिवाज के साथ, अच्छे नॉर्म्स के साथ समाज के गुणों को अपनाते हुए चले, तभी आप में अच्छे सामाजिकरण और बच्चे में हो सकता है। सामाजिकरण की जो प्रक्रिया होती है उसकी शुरुआत तो घर से ही हो जाती है, लेकिन याद रखिएगा कि जो सामाजिकरण की प्रक्रिया का जो घर होता है वह एक इनफॉर्मल वे होता है, यानी वह अनौपचारिक तरीका है। यानी परिवार एवं आस पड़ोस से बच्चों में अनौपचारिक सामाजिकरण का गुण आ जाता है। तो ध्यान रखिएगा कि बच्चे में जो है से अनौपचारिक गुण कहाँ से आते हैं सामाजिकरण के लिए? तो वो हमारे परिवार एवं आस पड़ोस से ही आते हैं। इन चीज़ों का ख्याल रखिएगा। पूछता है, क्वेश्चन पूछा था सीटेट में कि बताइए निम्न में से कौन सा एक जगह है जहाँ पे अनौपचारिक शिक्षा प्राप्त की जाती है? तो वो मेरा था जगह परिवार या आस पड़ोस।
अब सवाल उठता है कि अनौपचारिक जो समाजीकरण हो तो वह कहाँ होता है, कैसे होता है, आप किसको अनौपचारिक समाजीकरण कहते हैं? तो ध्यान रखिएगा कि अनौपचारिक समाजीकरण का मतलब होता है कि एक ऐसा समाजीकरण की प्रक्रिया जो हम कहीं भी किसी भी तरीके से किसी भी स्थान पे हम कैसे भी प्राप्त कर ले, चाहे हम घर में रहे, चाहे हम आस पड़ोस में रहे, चाहे हम अपने दोस्तों के साथ रहे, चाहे हम किसी भी जगह पे रहे, जहां पे हमें किसी भी प्रकार की सजने और संवरने की जरूरत नहीं होती। ऐसा तो नहीं है कि आप माँ के साथ रहिएगा तो आप कोट पैंट लगा के रहिएगा या जींस टी शर्ट लगा के रहेंगे, आप जिस रूप में उसी रूप में रहेंगे। तो वो जो है हमारा एक अनौपचारिक समाजीकरण है। लेकिन जब आप स्कूल से बाहर जाते हैं, जब आप विद्यालय जाते हैं, जब स्कूल कॉलेज जाते हैं, ऑफिस जाते हैं, तो क्या आप जिस तरीके से घर में ड्रेस पहनते हैं क्या वैसा ही पहन के चले जाएंगे? वहां का अपना रूल होगा, वहां का अपना रेगुलेशन होगा, वहां का एक कानून होगा, नियम कानून होगा। ऐसा नहीं कि आप बड़े को जाके गाली देना शुरू कर दीजिए, लेकिन दोस्तों को तो गाली दे सकते हैं, आप उसका मजाक उड़ा सकते हैं। तो अनौपचारिक जो शिक्षा होती है उसमें नियम कानून व्यवस्था अनुशासन की कोई आवश्यकता नहीं होती। आप जिस तरीके से हैं बिल्कुल स्वतंत्र होते हैं और इसमें किसी भी प्रकार की सजावट नहीं होती है। आप जिस रूप में हैं, जिस तरीके से हैं, उसी तरीके से अपने आप को पेश करते हैं और आप सीखते रहते हैं। तो समाजीकरण के अनौपचारिक जो शिक्षा है, अनौपचारिक जो आपका समाजीकरण, इनफॉर्मल जो सोशलाइजेशन है, जिसकी शुरुआत घर से होती है। और यह इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है आपके परिवार और आपके नेबरहुड, आस पड़ोस या पड़ोसी, जहां पे आप अनौपचारिक शिक्षा की बात करते हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं और आप एक चीज देखिएगा, जो हमारा इनफॉर्मल, दो तरीके होते हैं, एक होते हैं फॉर्मल और एक होता है इनफॉर्मल। तो हमारी सोशलाइजेशन की जो प्रक्रिया होती है, ये जो सोशलाइजेशन की जो प्रोसेस होती है दो तरीके से होती है। एक तो होता है फॉर्मल वे में और दूसरा होता है हमारा इनफॉर्मल वे में। यानी फॉर्मल का मतलब होता है औपचारिक और इनफॉर्मल का मतलब होता है अनौपचारिक। अब अनौपचारिक क्या होती है? तो अनौपचारिक अभी तुरंत देखा, जिसमें किसी भी प्रकार की सजावट की आवश्यकता नहीं हो। लेकिन औपचारिक में क्या होगा? आपको सजावट की आवश्यकता होगी। आपको वहाँ का जो नियम है, वहाँ का जो कानून है, उसको आपको क्या करना पड़ेगा? पालन करना पड़ेगा। वहाँ का एक अपना ही व्यवस्था होता है, वहाँ अपना एक बोलने का, पहनने का, बातचीत करने का और वहाँ के बैठने का, रहने का, वो सारा जो होता है एक अपना रूल रेगुलेशन, एक तरीका होता है जिसे हमें पालन करना पड़ता है। तो दो तरीके हैं। यानी आप घर से बाहर जब निकल जाते हैं, आस पड़ोस से बाहर निकल जाते हैं, यानी जब आप कहाँ चले जाते हैं? स्कूल में चले जाते हैं, आप अपने ऑफिस में चले जाते हैं, तो इन सब में क्या होता है? आपका जो होता है औपचारिक होता है। लेकिन आपके जो परिवार है, यानी आपके जो फैमिली है और आपका जो नेबरहुड है, यानी आपके आस पड़ोस या पड़ोसी है, वहाँ पे जो होती है वह अनौपचारिक शिक्षा होती है। तो ध्यान रखिएगा, इन दोनों तरीका है। आपके इनफॉर्मल जो होते हैं समाजीकरण, उसकी शुरुआत आपके घर से हो जाती है, आपके परिवार से ही स्टार्टिंग हो जाती है। और प्रथम इनफॉर्मल जो समाजीकरण है, इनफॉर्मल सोशलाइजेशन जो है, उसकी प्रथम पाठशाला आपकी होम होती है, आपके घर परिवार होते हैं। और फॉर्मल जो होते हैं वो आपके घर और आस पड़ोस को छोड़ दीजिएगा, जहां भी आप जाएंगे इसके बाद, जहां आपको एक ढंग, एक नियम, एक कानून को पालन करना पड़े, वो आपका जो कहलाएगा फॉर्मल कहलाएगा। तो आइए देखते हैं सोशलाइजेशन, समाजीकरण। समाजीकरण जो होते हैं उसके लिए दो तरीके बहुत जरूरी होते हैं, या दो चीजों का होना जरूरी है। पहला है अपॉर्चुनिटीज, यानी अवसर। अवसर का मतलब है कि जब बच्चे को आप मौका देंगे, जब बच्चे को अवसर देंगे, तभी उसमें समाजीकरण का गुण का विकास होगा। यानी आप जो है बच्चे को क्या करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा समाज की गतिविधियों में शामिल करेंगे। उसमें बहुत सारे जो होते हैं समाज के जो क्रियाकलाप होते हैं, तो उसमें उनको जाने का मौका दीजिए। आप देख भी सकते हैं कि जब बच्चे आप लेकर जाते हैं किसी बच्चे को शादी समारोह में, तो बच्चा क्या करता है?
आप उसको कुछ बोलते भी नहीं है, लेकिन बगल में मिकी माउस लगा रहता है तो बच्चा उस पर कूदना शुरू कर देता है, वह अपने उम्र के बच्चों के साथ खेलना शुरू कर देता है और वह उसे बातचीत भी करना शुरू कर, जबकि उसे कभी जान पहचान थी भी नहीं। तो ऐसा क्यों होता है? वो बड़ों के साथ नहीं जाता, ऐसा क्यों? क्योंकि उनको जब अवसर दी जाती है तो वो अपने अनुसार समाज के जो नियम कानून होते हैं या समाज के जिस प्रकार से वह चल रहा है, वह अपने उम्र के अनुसार वो अवसर को खोज लेते हैं। तो हम बच्चे को ज्यादा से ज्यादा घर से बाहर निकाले, ज्यादा से ज्यादा लोगों से उनको मिलाए, ज्यादा से ज्यादा उनमें खुद से किसी कार्य में भाग लेने का अवसर प्रदान करें, तभी उसमें सोशलाइजेशन ज्यादा अच्छा होगा। जब बच्चा घर पे रहता है तो आप ज्यादा से ज्यादा उनके साथ बातचीत करें, ज्यादा से ज्यादा उनके समस्या के बारे में जानकारी हासिल करें। जितना ज्यादा उनको अवसर दीजिएगा उतना ज्यादा बच्चा जो है जल्दी सामाजिकरण के रीति रिवाज, जो नियम कानून है, जो प्रथाएं हैं, जो मापदंड है, जो मूल्य है, विश्वास है, वहां के जो रहन सहन है, वो सबको वो अपना लेता है। तो अगर आप चाहते हैं कि बच्चे का सामाजिकरण अच्छे ढंग से हो तो हमें इन दो चीजों पर ध्यान रखना हो। सबसे पहले बच्चे को अवसर दे, जितना ज्यादा हो उतना अवसर दे। और लेकिन आजकल का जो परिवार है, एकल परिवार होने के नाते आजकल बहुत कम ही अवसर मिलता है, जिसके कारण बच्चे का सामाजिकरण का विकास बहुत अच्छा से नहीं हो पाता है और बच्चे जो है ज्यादा आजकल एंटी सोशल, असामाजिक होते जा रहा है। ज्यादा हमारे समाज में एक संस्कारी बच्चा होने के नाते वो ज्यादा कुसंस्कारी निकल रहा है, ज्यादा झूठ बोलते हैं, ज्यादा वो जो होते हैं मतलबी होते हैं, स्वार्थी हो जाते हैं। सब क्यों होता है? तो ये सब बच्चे का दोष नहीं, ये सारा का सारा उसके परिवार का, उसके आसपास का, उसके समाज का, उसके स्कूल कॉलेज का, सारे का दोष है। बच्चा कहीं भी दोषी नहीं है। चाइल्ड इज ए फॉर्म ऑफ गॉड, बच्चा तो भगवान का रूप होता है, उसमें किसी प्रकार की खामियां नहीं होती है। तो दूसरा है सोशलाइजेशन का दूसरा तरीका है, आप बच्चे को चाहते हैं कि जल्दी सोशलाइजेशन करे तो उसके लिए आप मोटिवेशन, अभिप्रेरणा, आप ज्यादा से ज्यादा उसको प्रेरित करें, उसको मोटिवेट करें, ज्यादा से ज्यादा उसको अच्छे अच्छे ऐसे ऐसे बातें बताएं जिससे बच्चे के अंदर जागरूकता पैदा हो, इंटरेस्ट पैदा हो, रुचि पैदा हो, ताकि वह ज्यादा से ज्यादा समाज के हिस्सा में भाग ले और अभिप्रेरित हो और समाजीकरण उनमें विकास हो जाए। तो इन चीजों का याद रखिएगा। एक चीज और ध्यान रखिएगा, आप सभी को पता है कि जो हमारा सोशलाइजेशन प्रोसेस होता है वह जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया, सतत चलती रहती है, कहीं भी किसी भी जगह कैसे भी हो सकती है, इसका कोई रूल रेगुलेशन नहीं है। बच्चा कहीं भी जाता है, कहीं भी रहता है, किसी भी प्रकार से वह बातचीत करता है तो भी उसमें सामाजिकरण के गुण का विकास होता है। लेकिन अगर आप किसी बच्चे के बार बार आगे पीछे करेंगे, उनके समस्या जो आती है आप उनमें उनको हल करने के लिए न छोड़कर आप खुद उसमें शामिल हो जाएंगे, तो क्या होगा? बच्चे को अवसर ही नहीं मिलेगा, बच्चा मोटिवेट ही नहीं होगा। वो समझेगा कि जब भी कुछ मेरे पास कष्ट आएगा तो मेरे माँ हल कर देगी, मेरे पिता हल कर देंगे। तो फिर बच्चे में वो उससे लड़ने की साहस, उसमें एडजस्ट करने की, सामंजस्य स्थापित करने की क्षमता का विकास नहीं होगा और बच्चा, इसी प्रकार के जो बच्चे होते हैं कुंठित हो जाते हैं और कभी कभी आत्महत्या तक कर लेते हैं। तो बच्चे को जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा अवसर दे, उतना ज्यादा मोटिवेट करे और समस्या समाधान में खुद उनको छोड़ दो। शुरू में कष्ट होगा लेकिन बाद में फिर उनको वो अपने आप एडजस्ट कर लेंगे। अगर आप अपने बच्चे को बार बार खाना खिला देते हैं हाथ से, बार बार उसके कपड़े धो देते हैं, तो क्या होगा? बच्चा जान जाता है कि मुझे कोई काम नहीं, उसके जो मेंटली पावर का विकास होना चाहिए था, सामाजिकरण का विकास होना चाहिए, वो नहीं होगा। वो बच्चा समझेगा कि मैं अपना खुद काम नहीं करता हूं तो मैं दूसरे को क्यों करूं। यहां तक कि लोग तो कहते हैं कि मैं तुम्हारा नौकर हूं क्या। तो ये सारा चीज कहां से आ रही है? क्योंकि आपने सामाजिक गुण नहीं दिया, उसमें कोऑपरेशन, सद्भावना, भाईचारा का जो गुण होता है वो आपने नहीं दिया, ब्रदरहुड जिसको कहते हैं। तो बच्चे को सिखाइए कि वो दूसरे को मदद करे, दूसरे के काम में हेल्प करे, उसमें स्वार्थ वाली बात को हटाइए और उनको पूरा दुनिया जो है उनको लगना चाहिए कि मेरा है, अपना है, सब मेरा, कोई पराया नहीं है। तो सामाजिकरण का गुण का विकास हो जाएगा और ये जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है, सतत प्रक्रिया है, ये कभी रुकने वाली नहीं है और कहीं भी हो सकता है, किसी भी रूप में हो सकता है, सब जगह अलग अलग होता है। आपके यहाँ का अलग है, किसी और जगह का अलग होगा, तो इसमें किसी भी प्रकार की चिंता की बात नहीं है। तो सोशलाइजेशन बच्चे का तभी होगा जब आप ये दोनों अवसर प्रदान करेंगे। आइए देखते हैं सोशलाइजेशन प्रोसेस, सामाजिकरण प्रक्रिया का
आज हम देख रहे हैं आगे टाइप्स ऑफ सोशलाइजेशन, समाजीकरण की जो प्रकार है, समाजीकरण का कितने प्रकार होते हैं। देखिए जनरली हमारे सीटेट में दो तरीके का पूछे जाता है, प्राइमरी सोशलाइजेशन और सेकेंडरी सोशलाइजेशन, लेकिन हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे 5। प्राइमरी सोशलाइजेशन, प्राथमिक या मुख्य समाजीकरण, दूसरा है सेकेंडरी सोशलाइजेशन, गौण या द्वितीयक समाजीकरण, और तीसरा है एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन, प्रत्याशित समाजीकरण, और चौथा है डेवलपमेंटल सोशलाइजेशन, विकासात्मक समाजीकरण, और पांचवा हमारा है रीसोशलाइजेशन, पुनः समाजीकरण या पुनः समाजीकरण। तो आइए एक एक करके देखते हैं हम लोग। सबसे पहले समझिए प्राइमरी सोशलाइजेशन, प्राथमिक या मुख्य समाजीकरण। तो जो हमारा प्राथमिक समाजीकरण होता है वह हमारा घर या परिवार से होते हैं, यानी बच्चे के समाजीकरण की जो शुरुआत होती है वह होती है घर से, परिवार से होती है। तो हमारे समाजीकरण की जो शुरुआत होती है वह प्राइमरी सोशलाइजेशन, प्राथमिक समाजीकरण, वह हमारे परिवार से होती है, और जिसमें हमारे माँ, पिता और दादा दादी और बच्चे रहते हैं। तो ध्यान रखिएगा, जनरली बच्चे जो होते हैं प्राथमिक समाजीकरण में वही चीज सीखते हैं जो उसके घर में बताई जाती है, जो उसके सामने पेश की जाती है, जो जैसा व्यवहार उसके माता पिता करते हैं। ऐसे भी कहा गया है कि फैमिली इज द मिनिएचर फॉर्म ऑफ सोशलाइजेशन, यानी सोसाइटी, मिनिएचर वर्जन ऑफ सोसाइटी, यानी समाज का एक छोटा रूप होता है परिवार, और एक ऐसा जगह होता है परिवार जहां पे हम बैठकर और समाज के गुणों को सीखते हैं। यानी परिवार एक ऐसा जगह है जहां पे आप समाज के रीति रिवाज, गुण, उनके प्रथाएं को हम बैठकर, एक ऐसा स्थान है जहां पे हम लोग बैठकर और उन सब चीजों को सीखते हैं। तो ये हमारा प्राथमिक है, यानी परिवार ही हमारा प्राथमिक समाजीकरण का एक हिस्सा है। दूसरा है सेकेंडरी सोशलाइजेशन, गौण या द्वितीयक समाजीकरण। ये क्या होता है? तो परिवार को छोड़कर जितने भी चीज है बाहरी, यानी परिवार से बाहर की जो भी चीज होगा, जैसे परिवार के बाहर कौन कौन सी चीज आ सकती है, आप जरा सोचे। तो परिवार के बाहर हो सकता है मेरा स्कूल हो सकता है, जिसमें टीचर होते हैं, आपके पियर्स हो सकते हैं, यानी आपके साथी हो सकते हैं, हम उम्र साथी यानी समान उम्र वाले बच्चे, आपके नेबरहुड हो सकते हैं, आस पड़ोस या पड़ोसी। तो वो सारा का सारा आपका, अभी तो मास मीडिया भी हो सकते हैं सेकेंडरी में, आपका एजुकेशन भी हो सकता है, आपके इकोनॉमिक स्टेटस हो सकते हैं। तो ये सारा का सारा जो होगा सेकेंडरी, यानी सिंपल एक लाइन में कहा जाए तो परिवार को छोड़कर जो कुछ भी है वह सारा का सारा हमारा सेकेंडरी सोशलाइजेशन, गौण या द्वितीयक समाजीकरण है। सीटेट में क्वेश्चन पूछा गया था कि बताइए निम्न में से कौन गौण समाजीकरण है। ऑप्शन दिया गया था, आपको दे रखा था परिवार दिया था, माता दिया था, पिता दिया था, इस प्रकार से था, मैं सही ऑप्शन नहीं बता रहा हूं, और उसके बाद स्कूल डाला गया था। तो सिंपल सी बात है कि परिवार को छोड़कर जो कुछ भी आएगा वह सब गौण में आएंगे, सेकेंडरी में आएंगे, तो वहां पे स्कूल मेरा आंसर सही हो जाएगा। आप ध्यान दीजिएगा, जब भी आपसे पूछे कि निम्न में से कौन सा प्राथमिक या मुख्य समाजीकरण है तो परिवार को ही दीजिएगा, और परिवार छोड़ के, पिछले बार भी क्वेश्चन आया था प्राथमिक समाजीकरण का, जिसमें आप क्वेश्चन देखे होंगे, तो परिवार परिवार ऑप्शन था, और उसके बाद वाला ऑप्शन जो था जिसमें मास मीडिया का भी वर्णन किया गया था। तो आप सिंपल देखते जाइएगा कि प्राथमिक समाजीकरण पूछा जाए तो जिसमें ऑप्शन में आपका परिवार लगा रहे तो उस ऑप्शन को आप प्राथमिक में मारिएगा, और जिसमें परिवार नहीं रहेगा लगा हुआ वो आपका द्वितीयक में आ जाएगा। तो सेकेंडरी सोशलाइजेशन, परिवार को छोड़कर जो कुछ भी होगा आपका सारा का सारा सेकेंडरी में आ जाएगा। एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन क्या है, प्रत्याशी समाजीकरण क्या है? एंटीसिपेटरी का नाम से रहे एंटीसिपेट यानी पार्टिसिपेट। जब आप क्या करते हैं, अपने से निकलकर आप किसी दूसरे समाज के साथ मिलना चाहते हैं, जब आप किसी दोस्तों के समूह में शामिल होना चाहते हैं, तो आप क्या करते हैं, आप अपने अंदर उसी तरीके का व्यवहार लाते हैं जैसा कि सामने वाले ग्रुप का होता है। आप वैसा ही अपना रहन सहन, अपना बोलचाल
बना लेते हैं जैसा सामने वाले का ग्रुप होता है। क्यों ऐसा करते हैं? क्योंकि आप उस ग्रुप में शामिल होना चाहते हो, उस टोली में शामिल होना चाहते हैं, और जब तक आप अपने अंदर उस टोली के जैसा नहीं बनेंगे तब तक आपको वह टोली या ग्रुप जो है आपको शामिल नहीं होने देगा। यानी सिंपल कर दे तो एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन, प्रत्याशी समाजीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जब आप सामने वाले ग्रुप के अनुसार, सामने वाले समाज के अनुसार अपने आप को अनुकूलित कर लेते हैं, अपने आप को उसी के अनुरूप बना लेते हैं और अपनी इच्छाओं का दमन करके सामने वाले समाज के अनुसार, सामने वाले समूह के अनुसार पूरी तरह से बदलाव कर लेते हैं। तो उसे हम कहते हैं एंटीसिपेटरी। चूंकि आप उसमें हिस्सा लेना चाह रहे हैं, आप उसका एक पार्ट बनना चाह रहे हैं, आप खेलने के लिए जाते हैं तो क्या करते हैं, जिस तरीके का वहां पे खेल होती है उसी तरीके से आप भी खेलना शुरू कर देते हैं। आप ऐसा तो नहीं कि घर पे माँ बाप को गाली देते हैं, लड़ते हैं, रोटी फेंक देते हैं, अपने खाना को बिक देते हैं। क्या दूसरे के यहां जाने के बाद क्या ऐसा कर पाएंगे आप? बिल्कुल नहीं, क्योंकि आपको रहने नहीं देगा। तो वहां पे क्या है, आप अपने अंदर जो भी बदलाव लाएंगे ना सामने वाले ग्रुप में शामिल होने के लिए, वो सारा का सारा हो जाएगा आपका एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन, प्रत्याशी समाजीकरण। लेकिन डेवलपमेंटल सोशलाइजेशन, विकासात्मक समाजीकरण क्या है? तो ध्यान दीजिए, विकासात्मक यानी डेवलप, लग रहा है इसमें डेवलपमेंटल जो बना है डेवलप से बना है। यानी जब आप किसी खास स्किल्स को, आप किसी खास कौशल को, किसी खास गुण को जब सीखने के लिए जाते हैं ना, या उसके विकास के लिए जो करते हैं, वो सारा का सारा आपका डेवलपमेंटल सोशलाइजेशन, विकासात्मक समाजीकरण। जैसे अभी आप सीटेट की तैयारी करते हैं तो आप सीडीपी पढ़ रहे हैं, तो एक नया स्किल आप अपने आप ला रहे हैं। तो जब ला रहे हैं तो वो सीखने के लिए जब यूट्यूब पे आए हैं, यूट्यूब मेरा चैनल देख रहे हैं आप, एक बार फिर से आपको बता दूं कि अगर आपको यह वीडियो पसंद आ रही है तो मैं अभी ये नहीं कहूंगा कि आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा, पूरा वीडियो देखिए। मैं आपके लिए क्वालिटी वीडियो ला रहा हूं और एक एक कंसेप्ट को मैं आपके सामने क्लियर कर रहा हूं। जहां भी परेशानी होती है, दिक्कतें आती है, आप कमेंट बॉक्स में हमें सुझाव देंगे। आपके सुझाव का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं। तो आइए देखते हैं डेवलपमेंटल सोशलाइजेशन, विकासात्मक समाजीकरण। डेवलपमेंटल सोशलाइजेशन क्या है? तो जब आप किसी अपने खास कौशल को विकास करने के लिए कहीं जाते हैं तो वही कहलाता है आपका डेवलपमेंटल सोशलाइजेशन, विकासात्मक समाजीकरण। मान लीजिए कि आप किसी भाषा को सीखना चाहते हैं तो आप क्या करिएगा, आप उस भाषा के जानकार लोगों के पास जाएंगे और जाने के बाद उस भाषा को ग्रहण करेंगे तो आप में एक न्यू स्किल्स आ जाएगी। तो वही हमारा कहलाता है विकासात्मक समाजीकरण। अगला है रीसोशलाइजेशन, पुनः समाजीकरण। देखिए नाम से लग रहा है पुनः, री माने क्या होता है? दोबारा। यानी आप में दोबारा समाजीकरण हो रहा है। अभी तक तो आप में समाजीकरण हो गया था, आप जिस जगह पे रह रहे थे उस जगह के अनुसार आप वहां के रीति रिवाज, वहां के जो प्रथाएं थी, वहां का मूल्य था, वहां का जो रहन सहन था, आप सभी कुछ चीज से जानकारी हासिल कर लेते, अपने आप को उसके अनुसार ढाल चुके थे। लेकिन रीसोशलाइजेशन में क्या होता है, जब अपने समाज से या अपने परिवार से जब बाहर जाते हैं तो क्या करिएगा, आप वहां पे अपने अंदर उस प्रकार के रीति रिवाज या गुण और नियम कानून को विकास करिएगा जो वहां का समाज होगा। यानी आप पहले से सोशलाइज थे, आप सामाजिक गुणों को समाहित कर चुके थे, उसके अनुसार अपने आप को ढाल लिए थे। लेकिन जब वहां पे आप गए तो क्या किए, अपने आप में बदलाव किया, उस समाज के अनुसार अपने आप को बना लिया। जैसे मान लीजिए कि आप अपने घर से निकलकर नौकरी पर जाते हैं। अब मान लीजिए कि बैंकिंग का जॉब करते हैं तो क्या करिएगा, जब बैंकिंग का जॉब करिएगा तो आपका तो सोशलाइजेशन यहाँ हो चुका था, आप घर में कैसे रहते हैं, कैसे समाज के साथ बिहेव करते थे, क्या आप बैंकिंग का जॉब कीजिएगा, मान लीजिए कि आप वहां पे मैनेजर के पद पे पोस्टेड हो गए, तो क्या आप यही गुण वहां पे होगा? क्या वहां का समाज ऐसा ही होगा? बिल्कुल नहीं होगा, वहां का समाज तो बिल्कुल अलग होगा। तो आप क्या कीजिएगा, आप यहाँ के सारे समाज को भूलकर और उसके समाज के अनुसार अपने आप को ढालने का प्रयास करेंगे, और तो उसमें आपका क्या हुआ, रीसोशलाइजेशन हुआ, आपका पुनः समाजीकरण हुआ, आपने फिर से बदलाव किया। एक और एग्जांपल देखिए, अगर आप आर्मी ज्वाइन करते हैं तो आर्मी का जो रूल रेगुलेशन होते हैं बिल्कुल अलग होते हैं, वहां का रीति रिवाज बिल्कुल अलग होते हैं। तो क्या करिएगा, यहाँ का जो आप अपने आप को अनुकूल बना लिए थे समाज के अनुसार,
उसको आप वहां पे जाके बिल्कुल चेंज कर लेंगे, उसके अनुसार रहना शुरू कर देंगे, उसी के रीति रिवाज में, उसी के रूल रेगुलेशन के अनुसार काम करना शुरू कर देंगे। यानी आपका सामाजिकरण जो था बिल्कुल नया हो गया, अपने आप को ढाल लिया। तो यही हमारा पुनः सामाजिकरण कहलाता है। रीसोशलाइजेशन में जैसे अगर कोई व्यक्ति गांव में रहता है, छोटे गांव में रहता है, और गांव को छोड़कर जब शहर की ओर कमाने के लिए जाते हैं, तो सिंपल समझिए गांव का जो सोशलाइजेशन होगा, सामाजिकरण होगा, वो बिल्कुल अलग होगा। और उसके अनुसार, छोटे गांव के अनुसार अपने आप को ढाल लिया था, जैसे वहां पे रहना है, जैसे बातचीत करना है, जैसे काम करना है, जैसे रोजगार प्राप्त करना, ये सारा चीज उसको पता था। लेकिन जब बड़े शहर की ओर जब गया हुआ, तो बड़े शहर में क्या हो गया, पूरी तरह से हर चीज चेंज हो गया। और जब हर चीज वहां पे चेंज हो गया, तो उन्होंने क्या किया, वहां पे देखते होंगे कि वहां पे लोग ज्यादा हैं, वहां का रहन सहन अलग हो गया है, वहां का जो काम करने का तरीका था वो अलग हो गया, वहां व्यवसाय का तरीका बदल गया। तो ये सारे चीज जो बदलाव आते हैं, तो जब आप छोटे शहर, छोटे गांव से बड़े शहर की ओर जाते हैं, तो आप करते क्या हैं, अपने आप में परिवर्तन करते हैं, और आप उसी के अनुरूप जो है से अपना पूरा चेंज कर लेते हैं, बदलाव कर लेते हैं। यानी जो पहले आपका गांव में सामाजिकरण की प्रक्रिया खत्म हो गई, सॉरी, जो आ गई थी, आप उस समाज के अनुसार ढल गए थे, आप जब शहर में गए तो अपने आप को दोबारा फिर से उस समाज के अनुसार अपने आप को ढाल लिया, और आप पूरी तरह से शहरी जैसा व्यवहार करना शुरू कर दिया। तो वही हमारा कहलाता है रीसोशलाइजेशन, यानी सामाजिकरण, या पुनः सामाजिकरण इसे कहते हैं। एक बार फिर से शॉर्ट में देखिएगा पांचों को। प्राइमरी सोशलाइजेशन, सिंपल याद रखिएगा कि इसमें परिवार शामिल होते हैं, और प्राथमिक सामाजिकरण में हमारा परिवार ही सब कुछ होता है, क्योंकि बच्चे का सामाजिकरण की स्टार्टिंग ही परिवार से होती है। प्रथम पाठशाला, फर्स्ट स्कूल जो होता है सोशलाइजेशन का, वह हमारा परिवार ही होता है। बच्चे जितने गुण होते हैं वो सारा का सारा यहीं से प्राप्त करते हैं। यानी सिंपल याद रखिएगा कि प्राइमरी सोशलाइजेशन, प्राथमिक सामाजिकरण परिवार होता है, और सेकेंडरी सोशलाइजेशन कौन होता है, तो परिवार के छोड़ के जो कुछ भी होगा वो सारा होगा। चाहे आपका एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हो, चाहे आपकी कोई इंस्टीट्यूशन हो, संस्था हो, आपका नेबरहुड हो जाए, या आपका स्कूल हो, कॉलेज हो, ऑफिस हो, या जितने भी चीज होंगे, परिवार को छोड़कर जो कुछ भी है, सब आपका गौण या द्वितीयक सामाजिकरण है। एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन क्या है, तो जब आप किसी ग्रुप में शामिल होने के लिए अपने अंदर जो उसके अनुसार बदलाव करते हैं, आप उसके जैसा व्यवहार करना शुरू कर देते हैं ताकि हम उसमें दाखिल हो सके, शामिल हो सके, तो उसे एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन, प्रत्याशी सामाजिकरण करते। एक लाइन में अगर कहा जाए तो सामने वाले समूह, सामने वाले दोस्त का ग्रुप में शामिल होने के लिए जो उसके जैसा व्यवहार करना शुरू कर देते हैं, वह उसके लिए अपने अंदर जो बदलाव कर देते हैं, वो सारा आपका प्रत्याशी सामाजिकरण, एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन कहलाता है। डेवलपमेंट सोशलाइजेशन क्या, तो न्यू स्किल सीखने के लिए, जब नए कौशल सीखने के लिए जब आप जाते हैं कहीं पर, तो वो आपका विकासात्मक सामाजिकरण कहलाता है। और रीसोशलाइजेशन होता है जिसमें एक बार आपका सामाजिकरण हो चुका था, आप समाज के अनुसार ढल चुके थे, समाज के नियम कानून सब जान चुके थे, लेकिन जब कहीं और गए तो वहां का देखा कि बिल्कुल बदला हुआ है, और उसके अनुसार जो बदलाव किए वही आपका रीसोशलाइजेशन कहलाता है। एजेंसीज और एजेंट्स ऑफ सोशलाइजेशन, यानी एजेंसी, एजेंट का मतलब होता है साधन, सामाजिकरण के साधन। साधन का मतलब क्या होता है, जो सामाजिकरण को सिखाने में कौन मदद करता है, वही ना, तो साधन। जैसे आप खाना बनाते हैं तो खाना बनाने का साधन होता है आपका कुकर होते हैं, आपके चावल हो गए, या जो कुछ भी है उनमें जो उपयोग होता है। उस तरीके से सामाजिकरण का जो गुण है आप में लाने वाला एजेंसीज या एजेंट्स या साधन कौन है, तो देखिएगा हमारे जो एजेंसीज ऑफ सोशलाइजेशन है उसमें एक बात समझिएगा, जो भी चीजें हमें सोशलाइज करेगी ना, जो भी चीजें हमें सामाजिक बनाएगी, वो सारा चीज ही हमारा एजेंसीज होगा। तो हमें सामाजिक कौन कौन चीज बनाएगा, कहाँ हम किन किन चीजों से समाज के गुण को सीखेंगे, उनका रीति रिवाज को सीखेंगे, नियम कानून को सीखेंगे। तो सबसे पहला है परिवार। हम परिवार से ही क्या करते हैं, सामाजिक गुणों को विकास करते हैं,
क्योंकि परिवार ही तो प्रथम पाठशाला है। बच्चा जन्म लेगा तो परिवार में ही तो रहेगा, परिवार में अपने बड़ों से या उसी से तो सीखता है ना कि कैसे व्यवहार करना है, उसी का तो नकल करेगा, उसी का अनुकरण करता है। तो परिवार से दूसरा है हमारा नेबरहुड। हम बच्चे जब अपने घर से निकलते हैं, आस पड़ोस में जाते हैं, तो वहाँ के रीति रिवाज को सीखते हैं, उसके अनुसार अपने आप को ढालते हैं। तीसरा है स्कूल। स्कूल में तो बच्चे जब घर से निकलकर स्कूल जाते हैं तो आपको पता है कि वहाँ जो टीचर होते हैं वो उनके समाजीकरण में के भूमिका अदा करते हैं, यानी समाजीकरण के गुण सिखाने में भूमिका अदा करता है। स्कूल में जाता तो उसको मिल जाते हैं पियर्स ग्रुप्स मिल जाते हैं, हम उम्र साथियों का एक दल मिल जाता है। और उसके बाद आता है मास मीडिया। मास मीडिया तो हमारे जीवन में बहुत बड़ी भूमिका निभाती है। आज तो मास मीडिया के बिना आज तो हम लोगों का जीवन ही अधूरा लगता है। आप कोई भी चीज सीखना चाहते हैं समाज के गुणों को, तो कहाँ से आप सीखते हैं? मास मीडिया से। आप टेलीविजन से सीखते हैं, रेडियो से सीखते हैं, मोबाइल से सीखते हैं, इंटरनेट से सीखते हैं। हम कैसे जान जाते हैं कि अमेरिका का सोसाइटी कैसा है, उसका समाजीकरण कैसा है? तो वो सारा मास मीडिया भयंकर रोल अदा करती है। यानी ये जो मास मीडिया होती है वह हमारे जीवन को पूरी तरह से अभी चेंज करके रख दिया है। एजुकेशन, शिक्षा भी क्या करती है? हमारे सामाजिक गुणों को बढ़ावा देती है। आप शिक्षा के द्वारा ही तो जानते हैं कि कौन सा रीति रिवाज, कौन सा नियम कानून जो है हमारे अच्छे के लिए, समाज के लिए अच्छा कर सकता है या बुरा कर सकता है। लैंग्वेज, भाषा भी जो होते हैं सामाजिकरण में भयंकर रोल अदा करती है। चूंकि आप समाज में जब जाते हैं, दूसरे के संपर्क में आते हैं, दूसरे व्यक्ति से, तो क्या होता है वहां से उनकी भाषा सीखते हैं, उनके जैसा बर्ताव करना सीखते हैं। तो लैंग्वेज भी आपको बहुत बड़ी भूमिका अदा करती है। धर्म की शुरुआत तो ऐसे घर से ही हो जाती है, लेकिन बच्चा धार्मिक गुणों का विकास भी, जो कि समाजीकरण की प्रक्रिया के साधन है, वो वही शुरू होती है। इकोनॉमिक, आर्थिक स्थिति भी बड़ी भूमिका अदा करती है। और वर्क प्लेस, जहाँ पे आप कार्य करते हैं, उसमें भी यह जो होते हैं समाजीकरण के एक साधन है, क्योंकि वहाँ भी लोग उसके अनुसार अपने आप को बदलाव करते हैं और वहाँ के नियम कानून को भी सीखते हैं। तो वर्क प्लेस जो होते हैं वह भी समाजीकरण में एक भूमिका अदा करती है। टू टाइप्स ऑफ एजेंसीज और एजेंट्स ऑफ सोशलाइजेशन, यानी समाजीकरण के दो प्रकार के साधन है। वो दो प्रकार के साधन कौन कौन, उनके बारे में देखिएगा। तो पहला है आपका एक्टिव एजेंट्स ऑफ सोशलाइजेशन, जिसको समाजीकरण के सक्रिय साधन, और दूसरा होता है पैसिव एजेंट्स ऑफ सोशलाइजेशन, यानी समाजीकरण के निष्क्रिय साधन। अब ये होता क्या, इसके बारे में जानिए। नाम से लग रहा है एक्टिव माने एक्टिवली पार्टिसिपेशन। एक्टिवली माने क्या होता है? सक्रिय रूप से आप शामिल हैं और आपको व्यक्तिगत तौर पर शामिल होते हैं इसमें। मतलब अगर दो व्यक्ति आपस में बातचीत कर रहा है तो देखिए दोनों इन्वॉल्व है उसमें, दोनों शामिल हैं, यानी यह जो है आपका एक्टिव पार्टिसिपेशन होता है। यानी यह जो होता है सक्रिय साधन जो है हमारे सोशलाइजेशन के, और बता सकते हैं जिसमें आप शामिल, आपका होना बहुत जरूरी है। अगर आप मान लीजिए खाना बना रहे हैं, तो खाना बनाने में क्या है, आपके होना जरूरी है कि नहीं? तो बिल्कुल है। आप घर में हैं तो क्या घर में आपका हिस्सेदारी होती है कि नहीं? होती ही है। स्कूल है तो ऐसा तो नहीं है कि स्कूल में आपके बदले में कोई और आके पढ़ देगा, पढ़ना आप ही को पड़ेगा, यानी आप उसमें सक्रिय हैं, एक्टिवली पार्टिसिपेशन आपका हो रहा है, आप डायरेक्टली रूप से इन्वॉल्व है। डायरेक्टली माने क्या? प्रत्यक्ष रूप से आप वहां मौजूद हैं और आपके बिना काम नहीं हो रहा है। आपका नेबरहुड है, आपका जो पड़ोसी है, उसमें भी तो आप इन्वॉल्व होते हैं डायरेक्टली रूप से, यानी आपकी एक्टिव हिस्सेदारी होना आवश्यक होता है एक्टिव एजेंट्स ऑफ सोशलाइजेशन में, यानी आपके बिना सोशलाइजेशन की क्रिया नहीं हो पाएगी। लेकिन जब आप पैसिव एजेंट्स ऑफ सोशलाइजेशन की बात करें, पैसिव माने क्या? निष्क्रिय माने क्या होता है? तो निष्क्रिय का मतलब है कि आप जो है इस प्रकार के समाजीकरण में इनडायरेक्ट रूप से इन्वॉल्व है, पैसिवली इन्वॉल्व होते हैं। आप वहां पे आप जो होते हैं मौजूद तो होते हैं, लेकिन आपका उस काम में किसी से लेना देना नहीं होता है। जैसे आप लाइब्रेरी में चले जाते हैं, पुस्तकालय में जाते हैं, तो क्या करते हैं? आप वहां जाकर सबसे बातचीत करना तो नहीं शुरू कर देते हैं। वहां सभी लोग जाते हैं और सीधा बुक लेकर अपने बैठ जाते हैं और अपना अध्ययन करना शुरू करते हैं। क्या आप एक्टिवली पार्टिसिपेशन है आपका उस पुस्तकालय में? बिल्कुल नहीं है।
क्योंकि आप किसी के साथ वहां बातचीत नहीं कर रहे, किसी के बारे में आप जानने की कोशिश नहीं कर रहे, लेकिन क्या वहां का एक समाज है कि नहीं, एक सामाजिक रूल नियम है कि नहीं है? तो बिल्कुल वहां पे नियम होते हैं, तभी तो आप वहां पे जाते हैं और उसी के अनुसार अपने आप को ढाल लेते, उसी अनुसार आप भी किताब लेकर पढ़ना शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पे आप एक्टिवली तो नहीं है, लेकिन इनडायरेक्टली रूप से आप शामिल होते हैं, आप पैसिवली इन्वॉल्व होते हैं, यानी निष्क्रिय हिस्सेदारी होती है आपकी। जैसे पब्लिक लाइब्रेरी है, मास मीडिया में क्या होता है, क्या आप उसमें इन्वॉल्व है? इंटरनेट चल रहा है तो क्या आपका वहां होना जरूरी है क्या? लेकिन आपको सारी चीजों का इंफॉर्मेशन आपको मिलती रहती है। हॉस्पिटल है तो क्या हॉस्पिटल में जाके आप नाचना कूदना तो नहीं शुरू कर देते हैं ना? तो हॉस्पिटल में क्या होती है, वहां का भी अपना नियम कानून होते हैं और आप उसी के अनुसार अपने आप को डाल लेते हैं। आप वहां पे शामिल नहीं होते हैं, आपकी हिस्सेदारी कुछ भी नहीं होती है, लेकिन आप वहां के समाज के अनुसार अपने आप को ढालते हैं। बुक्स है तो बुक्स में भी क्या होता है, बुक्स भी एक पैसिवली है, इनडायरेक्ट रूप से आपको सामाजिकरण सिखाती है। तो ये हमारा सामाजिकरण के दो प्रकार के साधन थे, एक्टिवली और पैसिवली। एक्टिवली में आपका हिस्सेदारी होना जरूरी है और पैसिवली में आप निष्क्रिय रूप से शामिल होते हैं, आपका प्रभाव पड़ता है उस पर, लेकिन आप डायरेक्ट रूप से शामिल नहीं होते हैं। सोशलाइजेशन प्रोसेस के अंतर्गत देखते हैं स्टेजेस ऑफ सोशलाइजेशन, समाजीकरण के प्रकार। तो ध्यान दीजिएगा, जो समाजीकरण की अवस्थाएं होता है, ये स्टेजेस ऑफ सोशलाइजेशन, समाजीकरण की अवस्थाएं, यानी समाजीकरण की जो प्रक्रियाएं होती है वो कितनी अवस्थाएं में होती है? तो जनरली 4 अवस्थाएं में होती है। इन्फेंसी, जिसको शैशव अवस्था हिंदी में कहते हैं, जन्म से 2 वर्ष की प्रक्रिया है। दूसरा है अर्ली चाइल्डहुड, पूर्व बाल्यावस्था 3 से 6 वर्ष। लेटर चाइल्डहुड, उत्तर बाल्यावस्था 7 से 11 वर्ष। और अडोलसेंस, किशोरावस्था 12 से 18 वर्ष। WHO के अनुसार 10 से 19 वर्ष होता है, कभी कभी ये 13 से 19 रहता है, कभी 12 से 19 रहता है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होइएगा। तो ये सारा चीज है। तो समाजीकरण की अवस्था यही 4 अवस्थाओं से होकर गुजरती है। अब आइए हम लोग एक एक करके डिटेल देखते हैं। स्टेजेस ऑफ सोशलाइजेशन, समाजीकरण की अवस्थाएं। देखिए समाजीकरण की अवस्थाएं आपने 4 देखा। सबसे पहला देखा आपने इन्फेंसी, प्री चाइल्डहुड, लेटर चाइल्डहुड और उसके बाद अडोलसेंस। हम शुरू कर रहे हैं इन्फेंसी, शैशवावस्था। अब बताइए, जब बच्चे का जन्म हो जाता है तो वह जन्म से 2 वर्ष की अवस्था तो शैशवावस्था होती है, यानी बच्चे शैशवावस्था में पहुंचता है, यानी जन्म के बाद जो सबसे पहले उसके समाजीकरण की जो प्रक्रिया शुरू होती है वो कहां से होती है? उसके घर से। और घर में भी कहां से होती है? उसके मां से, क्योंकि मां ही प्रथम समाजीकरण की शिक्षक होती है और वही उनको शिक्षा देती है समाज की समाजीकरण की प्रक्रिया को बढ़ावा देने का। क्योंकि वह मां को देखता है, ऑब्जर्वेशन करता है, अवलोकन करता है, जैसे उसके मां और उसके पिता करते हैं उसी प्रकार से वह भी उसका नकल करता, अनुकरण, इमिटेशन करना शुरू कर देता है। और एक बात समझिएगा, बच्चे में सामाजिकरण का विकास तो जन्म के बाद हो जाता है, आपकी इन्फेंसी में, शैशवावस्था में तो शुरू हो जाती है, लेकिन बच्चे जो होते हैं उसमें सामाजिकरण का गुण का विकास जो हम लोगों को दिखना शुरू होता है, कब शुरू होता है? तो बच्चे जब 3 महीने के हो जाते हैं ना, जब वह अपनी मां को देखने के बाद मुस्कुराना शुरू कर देता है, फर्स्ट स्माइल देना शुरू कर देता है, और बच्चे हल्का हल्का सा जो उसने सीखा है उसको बाहर निकालना शुरू करता है, तो हम कहते हैं कि बच्चे में सामाजिकरण की प्रक्रिया शुरू तो हो गई थी, लेकिन अब हमें दिखने लगा है। तो कब से होगा? 3 महीने पर। और दूसरी बात समझिएगा, जो बच्चे होते हैं वह 3 महीने के बाद उसमें साइनेस आ जाती है, यानी बच्चे जब अनजान व्यक्ति को देखता है तो उससे वह दूर होना चाहता है, उसमें साइनेस की भावना आ जाती है, स्ट्रेंजर एंजाइटी आ जाती है, अजनबी लोगों को देखने के बाद थोड़ा सा भय होता है, वह अपनों के साथ रहना चाहता है। बच्चा इसमें स्वार्थी भी हो जाते हैं, बच्चे को केवल अपनी नीड, अपनी जरूरत पूरा होना चाहिए। बच्चे को भूख लगने पर उसको दूध मिल गया, प्रॉपर टॉयलेट यानी उसकी हो गई, और किसी चीज की बच्चे को जरूरत नहीं होती, अगर इतना मिल रहा है।
बच्चा इस समय जो होता है किसी झुंड या किसी समूह का हिस्सादारी नहीं करता है। ऐसा नहीं कि बच्चा अभी जन्म लिया है तो जन्म से वह जो है झुंड में जाना शुरू कर देगा, तो इसीलिए इसमें सामाजिक विकास जो होता है इसे धीमा होता है। ज्यादा समय कहाँ पे गुजरता है बच्चे का? माँ के पास। और सामाजिक विकास का पहला स्तर पूछेगा कि द फर्स्ट स्टेज ऑफ सोशलाइजेशन, सामाजिक स्तर का, सामाजिक विकास का पहला जो स्तर होता है, पहला जो अवस्था होता है वो कौन होता है? तो हमारी शैशवावस्था होती है। और हमारे बच्चे का जो होता है केवल घर परिवार तक ही सीमित होता है। ऐसे यह जो अवस्था होती है, जो उसका पूरा जो समय होता है अपने माँ के इर्द गिर्द ही घूमती रहती है। और बच्चे जो होते हैं वह केवल अनुकरण के द्वारा सीखते हैं, और सेंसेस आर टीचर, ज्ञानेंद्रिया जो होती है वही उसके शिक्षक होते हैं। वह आसपास होने वाली घटना को अपने ज्ञानेंद्रियों के से अनुभव करते हैं। जैसे हम जानते हैं कि हमारे पास 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। कौन कौन है? तो हमारा आइज होते हैं, आंख, हमारे कान होते हैं, ईयर, उसके बाद नोज, नाक होते हैं, उसके बाद टंग, जीभ होते हैं, उसके बाद हमारा स्किन होता है, त्वचा होता है, और सबका अपना कुछ ना कुछ काम होता है। जैसे हमारे आइज, आंख का काम क्या होता है? टू सी, देखना। ईयर का काम क्या होता है? टू हियर, सुनना। नोज का काम क्या होता है? तो टू स्मेल, यही ना होते हैं। और टंग का क्या होता है? तो टू टेस्ट, स्वाद लेना। और स्किन का क्या होता है? तो स्किन जो होते हैं वो उससे हम लोग फील करते हैं। किसी भी चीज का जो अनुभव होता है वह स्किन के द्वारा ही करते हैं। तो यही जो है, यानी सिंपल भाषा में कह दे तो हम बोल सकते हैं सेंसेज आर टीचर, यानी उसके जो ज्ञानेंद्रियां होती है वही उसके शिक्षक होते हैं, उसी के द्वारा वह बच्चे सीखते हैं। तो ये पहला स्टेज है सामाजिक विकास का। स्टेजेस ऑफ सोशलाइजेशन का दूसरा है अर्ली चाइल्डहुड, पूर्व बाल्यावस्था। अभी जो हम लोग अध्ययन कर रहे हैं ये सारा जो है सामाजिकरण की प्रक्रिया की अवस्थाएं पढ़ रहे हैं हम लोग। यानी सामाजिकरण जो होता है वह किन किन अवस्थाओं में और कैसे होता है उसी को हम लोग अध्ययन कर रहे हैं। तो देखते हैं अर्ली चाइल्डहुड, पूर्व बाल्यावस्था, जो 2 से 6 वर्ष का होता है। देखिए इन्फेंसी जो था, शैशवावस्था, उसमें बच्चा घर से निकलना अभी शुरू, दल में शामिल होना शुरू नहीं किया था, लेकिन इसमें आकर बच्चा जो है अब खेलना शुरू करता है। जब खेलता है तो क्या करेगा? छोटे दल के साथ शामिल होगा, और जब छोटे दल के साथ शामिल होगा तो वह बच्चा समाज, वहां का जो रूल रेगुलेशन होगा उसको सीखेगा, यानी सामाजिकरण के गुण को वह विकास करेगा। तो बच्चे में क्या होगा? खेलने से सहयोग की भावना आ जाएगी। अपने जो ग्रुप होगा, मान लीजिए कि 2 ग्रुप में बटा हुआ है और वो खेल रहा है, कबड्डी खेले या क्रिकेट या हॉकी, कोई भी चीज खेले, टेनिस, तो जब 2 ग्रुप में बटेगा तो अपने ग्रुप के सहयोग की भावना तो उसमें रहेगी। यह जो उम्र होती है, खेलना शुरू किया है लेकिन खेलने की आयु नहीं है, यह खिलौने की आयु है, टॉय एज के नाम से जाना जाता है। ऐसे जनरली इन्फेंसी ही टॉय एज है, लेकिन सीटेट जो है वह आपको जो उत्तर देता है वह खिलौने की आयु, वह आपका प्री चाइल्डहुड, पूर्व बाल्यावस्था को देता है। इसलिए आप लोग 1 नंबर बर्बाद न करें, आप इसी को ही मारेंगे, ज्यादा थेसिस की जरूरत नहीं है। तो खिलौने की आयु पूर्व बाल्यावस्था को कहा जाता है। पूर्व स्कूल है, चूंकि बच्चा 6 साल की उम्र में स्कूल जाएगा, ये तो आपका प्री, आप कह सकते हैं ये किंडरगार्टन की उम्र है। ये जो है बच्चों के खेलने की बगीचा, जिसको पढ़ने की बगीचा बोलते हैं। किंडरगार्टन एक ऐसा जगह होता है जहाँ पे छोटे छोटे बच्चे जाकर वहाँ पे खेल के माध्यम से कुछ सीखते हैं। आदतों का विकास होता है, क्योंकि बच्चा अब तो अपने दोस्तों के साथ निकला है तो उसमें बहुत सारे आदतों का विकास होता है। अब बच्चे मित्रों का चयन कर लेता है, अब अपने अनुसार बिहेव वाले बच्चों के साथ ही वह झुंड बनाता है। लिंग विभाजन का समय है, लेकिन अभी बच्चा जेंडर या सेक्स जो है उसके आधार पर वह अंतर नहीं करता है। अभी वह लड़का लड़की दोनों एक साथ खेलते हैं इसमें। और घर से निकलना शुरू करेगा। आप सुनिए, अभी बच्चा घर से निकलना शुरू किया है पूर्व बाल्यावस्था में, तो स्पष्ट है कि वह जल्दी जल्दी सीखना चाहता है।
जिसके कारण सामाजिकरण की प्रक्रिया सबसे तेज, क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि सामाजिकरण की प्रक्रिया सबसे तीव्र गति से किसमें होगा, पूर्व बाल्यावस्था में। जेंडर को ध्यान में नहीं रखेगा, इसमें लड़का और लड़की होने से कोई अंतर नहीं पड़ता है। और पीयर ग्रुप, हम उम्र साथी दल की ज्यादा भूमिका होती है इसमें, चूंकि उसके जो हम उम्र साथी होते हैं वह उसके साथ ज्यादा समय गुजारता है, उसी के साथ वो खेलता है, उसी के साथ वो रहता है, तो हम कह सकते हैं कि यह जो होती है सबसे ज्यादा भूमिका जो अदा करती है सामाजिकरण में, सामाजिकरण यानी समाज के नियम को सीखने में, वह उसके पीयर ग्रुप, हम उम्र साथी दल ही होते हैं। चलिए, स्टेजेस ऑफ सोशलाइजेशन, सामाजिकरण की जो प्रक्रियाएं हैं उसमें हम लोग देख रहे हैं स्टेजेस ऑफ सोशलाइजेशन, सामाजिकरण की अवस्थाएं। इसमें अगला है लेटर चाइल्डहुड, उत्तर बाल्यावस्था। तो उत्तर बाल्यावस्था की जो शुरुआत होती है वह 7 से 11 वर्ष की उम्र होती है। लेटर चाइल्डहुड जो होता है सामाजिकरण की प्रक्रिया में एक बड़ी भूमिका अदा करती है, क्योंकि अब बच्चे जो है 7 से 11 वर्ष हो चुका है, बच्चा अब स्कूल में जा चुका है, और जब स्कूल में जा चुका है तब वहां पे उसके दोस्त मिलते हैं, पीयर ग्रुप्स, हम उम्र साथी मिलते हैं, समवयस्क साथी मिलते हैं। उसके बाद वहां पे टीचर होते हैं, वहां पे खेल का मैदान होता है, और सारे चीज जो होते हैं उसमें वो पार्टिसिपेट करना शुरू कर देता है। तो इसमें सामाजिकरण की प्रक्रिया होना तो आप जानते हैं कि प्री चाइल्डहुड में ही हो जाती है, तीव्र होती है सबसे, लेकिन इसमें भी होना शुरू हो जाता है, क्योंकि वह सबसे पहले होता है ना, इसीलिए वह ज्यादा तेजी गति से होता है। लेटर चाइल्डहुड यानी स्कूल एज, विद्यालय की आयु है, बच्चा स्कूल जाना शुरू कर दिया, यहाँ पे टीचर जो है उसके रोल मॉडल का काम करते हैं। गैंग एज है, दल या समूह क्या है, अब बच्चे अकेला नहीं रहता, वो अपने गैंग के साथ, दल समूह के साथ रहते हैं। प्ले एज है, खेलने की आयु है। हाँ, मैंने आपको प्री चाइल्डहुड में बताया था कि खेलना शुरू करता है, देखिए शुरुआत तो वहां होती है लेकिन वो पूरी तरह से नहीं हो पाती, इसलिए वो टॉय एज है, खिलौने की आयु है। लेकिन ये लेटर चाइल्डहुड खेलने की आयु है, ये प्ले एज है, तो उस पर थोड़ा सा ध्यान दे दीजिएगा। ऐसा मत कर दीजिएगा कि प्री चाइल्डहुड को ही आप प्ले एज मार दीजिएगा, खेलने की उम्र, और एक नंबर अपना लुटा लीजिएगा। तो आप यहाँ ध्यान रखिएगा कि प्ले एज की यहाँ पे लेटर चाइल्डहुड, वो जो है आपका, वो है आपका टॉय एज प्री चाइल्डहुड, और लेटर चाइल्डहुड प्ले एज है। टीचर और ग्रुप को ज्यादा महत्व देगा, याद रखिएगा, अब यहां पे ग्रुप को ज्यादा महत्व देगा, माता पिता से ज्यादा ग्रुप को, अपने दल को महत्व देता है। सद्भावना, कोऑपरेशन, अब बच्चा चूंकि दल में रह रहा है तो उसमें एक सद्भावना सीखेगा, दूसरे के साथ अपना एक कैसे पेश आना है, कैसे मदद करना है, वो सीख जाता है। और यहाँ पे सेम सेक्स और सेम जेंडर का ग्रुप बनाएगा। अब यह जो होती है वह इसमें लिंग विभाजन को बच्चा समझने लगता है। हाँ, प्री चाइल्ड जो था आपका प्री चाइल्डहुड, उसमें बच्चा जो है वह लिंग विभाजन नहीं जानता था, वह लड़कों के साथ खेलता है, लड़की भी, और लड़की लड़कों के भी साथ। लेकिन जब उत्तर बाल्यावस्था आती है तो लड़का लड़के के साथ और लड़की लड़की के साथ, अगर इसमें वह पूरी तरीके से जानकारी हो जाती है कि लड़का लड़के के साथ ही बिहेव करेगा, अब वह घर पर भी जाएगा तो माँ जैसा काम करेगी वैसा उसकी बेटी करेगी, और पिता के जैसा उसके पुत्र करेंगे। तो ये ध्यान रखिएगा, सेम सेक्स सेम जेंडर का ग्रुप बनाएगा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है लेटर चाइल्डहुड सामाजिकरण की प्रक्रिया में। तो आगे की अवस्था देखते हैं, चौथा अडोलसेंस। अडोलसेंस किशोरावस्था 12 से 18 वर्ष मानी जाती है, ऐसे कहीं कहीं पे दिया रहता है 13 से 19 वर्ष भी रहता है, 12 से 19 भी रहता है। WHO के अनुसार 10 से 19 वर्ष होती है किशोरावस्था। किशोरावस्था जो होती है हमारे जीवन का सामाजिकरण की प्रक्रिया के लिए उठा पटक का होता है, मतलब ये तनाव एवं तूफान की अवस्था है। स्ट्रेस एंड स्टॉर्म, स्टैनले हॉल के अनुसार उन्होंने कहा कि यह तनाव एवं तूफान की अवस्था, चूंकि आप जानते हैं कि बच्चे में बहुत सारे परिवर्तन इस समय होते हैं, नए नए परिवर्तन आते रहते हैं, जो कि उलझन में वह पड़ा रहता है। और यह जो अवस्था है जिसमें बच्चे अपने आप को समाज के अनुसार ढालने में भी उसको दिक्कतें आती है, क्योंकि वह जो होता है बच्चा अभी पूरी तरह से सामाजिकरण की प्रक्रिया में हिस्सेदारी लेना शुरू किया है,
और दूसरा बात है, देशभक्ति की भी भावना जो होती है, देशभक्ति की भावना इसमें ज्यादा होती है। बच्चा जो होते हैं अपने देश से प्रेम करते हैं, अपने समाज से प्रेम करते हैं। अगर कोई चीज उसके समाज के, उसके देश के बारे में गलत बोली जाती है तो उस पर वो मारपीट पर भी उतारू हो जाते हैं। यानी इसमें पूरी तरह से देश प्रेम की भावना जागृत हो जाती है। पीयर ग्रुप्स का प्रभाव ज्यादा पड़ता है। इस समय जो बच्चे होते हैं वह माता पिता की बातों को अनसुना कर देते हैं, अनदेखा कर देते हैं, शिक्षक की बातों को भी उतना नहीं सुनते हैं। वह अपने पीयर ग्रुप, हम उम्र साथी की बातों को ज्यादा महत्व देते हैं। जो वह कहता है उसी को वो अपने जिंदगी में उतारते हैं। तो सामाजिकरण की प्रक्रिया में पीयर ग्रुप्स का, हम उम्र साथी का बहुत बड़ा महत्व होता है और इसमें अमूर्त चिंतन का विकास हो जाता है। बच्चा जो होता है, अब उसके सामने कोई वस्तु रहे या नहीं, उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अब बच्चा जो है अमूर्त चिंतन करना प्रारंभ कर देता है, समाज के बारे में सोचना शुरू कर देता है, गलत सही के फर्क को जानने लगता है। अगर समाज में किसी भी प्रकार की गलतियां होती है, समाज के द्वारा गलत की जाती है, तो बच्चा अब उसका विरोध करना भी प्रारंभ कर देता है। सामाजिक चेतना का विकास बच्चे में जो होते हैं, सामाजिक चेतना का विकास हो जाता है, यानी गलत सही के अंतर को जानना शुरू कर देता है। ज्यादातर समय जो होता है घर से बाहर रहता है बच्चा, क्योंकि किशोरावस्था में बच्चे का अधिकांश समय जो होता है अपने पीयर ग्रुप्स, हम उम्र साथी के साथ गुजरता है। यानी ज्यादातर समय जो है घर से बाहर वो गुजारते हैं और वीर पूजा की भावना बहुत जागृत हो जाती है। यानी बच्चे जो होते हैं अब चंद्रशेखर आजाद जैसा बनना चाहते हैं, भगत सिंह जैसा बनना चाहते हैं। वह जो होते हैं महात्मा गांधी जैसा नहीं बनना चाहता है, क्योंकि वो आक्रामक किस्म, अग्रेसिव गुण वाले व्यक्ति को पसंद करता है। वो उसमें इस प्रकार की भावना आ जाती है, वह चाहता है कि कोई भी काम हो तो बहुत जल्दी हो, क्विक हो। वो अपने आप को रोक नहीं पाता है। इतना ही नहीं, वह समाज को पूरी तरह से बदल देना चाहता है। वो अपने नियम धर्रा, जो समाज के नियम कानून बनाए गए हैं, उसमें वह उतना एडजस्ट नहीं कर पाता है, क्योंकि अभी उसकी नई उम्र होती है, नई लालसा होती है। और यह जो उम्र होता है, सामाजिकरण की अवस्था जो होती है, यह बनने और बिगड़ने की भी अवस्था होती है। अगर बच्चे का सही ढंग से केयर नहीं किया गया, अच्छे माहौल में नहीं रखा गया, अच्छा शिक्षा नहीं दिया गया, तो बच्चे जो होते हैं वो बिगड़ सकते हैं और वो समाज के लिए घातक हो जाते हैं और सामाजिकरण का गुण भी नष्ट हो सकता है। तो बच्चे पर पूरी तरह से केयर रखना चाहिए। किसी भी समय बर्ताव जो उसके साथ करना चाहिए लचीलापन जैसा होना चाहिए। उसे खुली स्वतंत्रता तो देनी चाहिए, लेकिन गलत सही का विचार भी उसे बता देना चाहिए। दूसरी बात, यह जो अवस्था सामाजिकरण की होती है, इसमें अपोजिट सेक्स के प्रति अट्रैक्शन की भावना बहुत जागृत हो जाती है। विपरीत लिंगी के साथ वह समय गुजारना शुरू कर, कभी कभी तो गलत लत में पड़ जाता है, नशा के लत में पड़ जाता है, या और बहुत सारे हैं, जुआ है, या बहुत सारे लत में पड़ जाते हैं, जिसके कारण उसके सामाजिकरण की जो प्रक्रिया होता है बाधित हो जाते हैं। और यह जो होता है आपका, जिसमें बच्चे जो है सामाजिकरण के गुण अपनाने के बदले वो उसको दूर हो जाते हैं उसे। तो हमें इस उम्र में बच्चे को काफी देखभाल, केयर की जरूरत होती है। और यह अवस्था जो होती है जिसमें बच्चे को अगर उसके चॉइस के अनुसार काम नहीं कर दिया जाएगा तो फिर वह जो होते समाज के लिए घातक होंगे। तो ये था हमारा स्टेजेज ऑफ सोशलाइजेशन, यानी सामाजिकरण की अवस्था है, जिसमें हम लोगों ने देखा कि किस प्रकार से सामाजिकरण में ये जो अवस्थाएं होती है वो भूमिका अदा करती है। तो आगे हम लोग देखेंगे कुछ और फैक्टर्स अफेक्टिंग सोशलाइजेशन, सामाजिकरण को प्रभावित करने वाले कारक। ध्यान रखिएगा, जो मानव होते हैं ना, बायोलॉजिकल बीइंग से सोशल बीइंग की ओर बढ़ते हैं। यानी जैविक जो प्राणी है वह एक सामाजिक प्राणी में ट्रांसफर होते हैं। यानी जो माता पिता के जो गुण होते हैं, अगर उसका सामाजिकता में भागीदारी अगर कम होगी, वो एकांतवासी होंगे, इंट्रोवर्ट होंगे, तो बच्चे में भी वह गुण आएगा, वो भी समाज से कटा कटा रहेगा। आनुवंशिकता का उस पर असर पड़ता है, सामाजिकता पर। इन्वायरमेंट, वातावरण का तो सबसे बड़ा प्रभाव पड़ता है। अगर मान लीजिए कि आप जहाँ पे रहते हो वहाँ पे चारों तरफ दंगा होते हैं, मारकाट होते रहते हैं, वहाँ पे लोग जो है से किसी और चीज़ों में व्यस्त रहते हैं, समाज की बातों को अवहेलना करते हैं, तो वहाँ पर सामाजिकरण जो होंगे
वह बच्चे का प्रभावित होगा। कल्चर, संस्कृति, हमारी जो संस्कृति है यानी हमारा जो परंपरा चलते आ रहा है, जो हमारे पूर्वजों के द्वारा, वो भी प्रभावित करते, क्योंकि कभी कभी उसमें अंधविश्वास भी तो भरे होते हैं ना, जिसके कारण हम गलत ओर बढ़ जाते हैं। कास्ट, जाति भी, कभी कभी जाति के कारण जो है लोग जाति के आधार पर सामाजिकरण को प्रभावित कर देते हैं। नेशनलिटी, राष्ट्रीयता, हर देश का अपना अपना नॉर्म्स एंड रूल्स होते हैं। तो जो राष्ट्रीय, जैसे मान लीजिए कि यहाँ का जो लोग होंगे उनके जो सामाजिकरण होगा अलग ढंग से होगा, अमेरिका का अलग होगा, ब्रिटेन का अलग होगा, चाइना का अलग होगा। तो जहाँ के लोग हैं ना उस तरीके का उसका सामाजिकरण होगा। तो नेशनलिटी, राष्ट्रीयता भी उसको प्रभावित करती है। मास मीडिया तो बहुत बड़ी रोल आजकल अदा करती है, क्योंकि मास मीडिया के माध्यम से ही तो हम लोग सामाजिकरण की बहुत सारे चीज़ों को सीखते हैं। एजुकेशन, शिक्षा का भी महत्व है, क्योंकि शिक्षित लोग ही समझ सकते हैं कि सामाजिकरण कैसे होता है, क्या होता है और उसमें क्या भूमिका होती है और किस तरीके से उसका निर्वाह करे। टीचर, शिक्षक जो होते हैं उनकी तो बहुत बड़ी, चूंकि यह जो होते हैं शिक्षक, वह रोल मॉडल की तरह पेश काम करते हैं एक बच्चे के लिए, तो वहां से भी बच्चे सीखते हैं। जिस तरीके का उनका रहन सहन, उनका बोलचाल, उनका बर्ताव होगा उसी तरीके से तो उसमें भी चेंजिंग आएंगे। पीयर ग्रुप्स, हम उम्र साथी का भी एक बहुत बड़ा उसमें एक हिस्सेदारी आती है सामाजिकरण की प्रक्रिया में। यानी एक लाइन में कह दिया जाए तो जितने भी आउटर चीजें होती है जो हमें सामाजिकरण में भूमिका अदा करती है, वो सारे चीजें हमें प्रभावित करती है सामाजिकरण को। तो सामाजिकरण को प्रभावित करने वाले वो सारे कारक हो सकते हैं जो हमारे बाहर की चीजें हैं। तो ध्यान रखेंगे इसे। एजुकेशनल इम्प्लीकेशन, शैक्षिक अनुप्रयोग। तो आइए हम देखते हैं कि शिक्षा में इसका क्या महत्व है, शिक्षा में इसकी क्या वैल्यू होती है। तो ध्यान रखिएगा, कोई भी अगर शिक्षक है तो शिक्षक को ऐसा बनना चाहिए कि वह बच्चे में विभिन्न तरह के इंटरेस्ट को जगा सके। और इंटरेस्ट तभी जगेगा जब बच्चे को आप इन्वॉल्व करेंगे, शामिल करेंगे डिफरेंट एक्टिविटीज में, भिन्न भिन्न आप क्रियाकलापों में जब शामिल करेंगे तभी जाके जो बच्चे होंगे उसमें इंटरेस्ट जागृत होगा। तो आप शिक्षक होने के नाते आप बच्चे को ज्यादा से ज्यादा गतिविधियों में शामिल होने दें और आप उनका केवल एक मार्गदर्शक, गाइडलाइनर बन के रहें। आप आइडियल रोल प्ले, आदर्श भूमिका अदा करें। ऐसा नहीं, बच्चे को डांटना नहीं है, उसको प्यार से समझाना है, गलत सही दोनों बताना है। डांट फटकार कर आप नहीं उसे बता सकते। तो आप आइडियल रोल प्ले करेंगे, आप उसके सामने फैसिलिटेटर, सुविधादाता बने, आप डेमोक्रेटिक, लोकतांत्रिक रूल को लागू करें। आप अनार्की या आप ऐसा व्यवहार नहीं करें, सत्तावादी व्यवहार नहीं करें। यानी बच्चे को लगना चाहिए कि मेरी कुछ कीमत है, मेरी कुछ वैल्यू है। अगर बच्चा गलत भी करता है तब भी आपको उसको प्रोत्साहन देना है, उसको समझाना है। दोनों रास्ता आप उसको ओपन करके समझाएंगे, गलत और सही। तो आप सुविधादाता बने, उसको एक सही मार्ग दिखाए और अपने आप में उस प्रकार का एक परिवर्तन लाए जो आप बच्चों में देखना चाहते हैं। क्योंकि बच्चे आपका हर चीज का इमिटेट करते हैं, आपसे वो सीखना चाहते हैं, आपकी तरह बनना चाहते हैं। क्रिएट इंटरेस्ट इन चिल्ड्रेन, बच्चे में रुचि जागृत कीजिए। बच्चे को इस तरीके से आप ज्ञान दीजिए कि बच्चे में इंटरेस्ट जागृत हो जाए, ताकि वो सामाजिकरण की प्रक्रिया में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले। तो इन सब, और शिक्षक को हमेशा मर्यादापूर्ण भाषा का प्रयोग करना चाहिए और खुद को एक डिसिप्लिन वे, अनुशासित रूप में रहना चाहिए। और बच्चे को हमेशा एक कद्र की दृष्टि से देखना चाहिए, क्योंकि बच्चे जो होते हैं वह आपके कोऑपरेशन की कद्र करते हैं। अगर आप में सद्भावना की भावना नहीं है तो फिर बच्चे में भी वो भावना नहीं आएगी, तो फिर आपको वो शिक्षक नहीं समझेगा, फिर वह समाज का हिस्सा नहीं समझेगा। तो बच्चे में एक ऐसे गुण का विकास कीजिए कि बच्चा क्रिएटिव हो जाए, बच्चा सृजनात्मकता को डेवलप करे। आप उसको किसी भी समाजीकरण की प्रक्रिया या कोई भी चीज को पढ़ाते हैं
तो आप खुद सब कुछ मत पढ़ दीजिए, केवल उसको एक ज्ञान का बिंदु दीजिए और बच्चे से आप उस राय को जानिए कि बच्चा क्या पेश कर रहा है। जब तक बच्चा अपना राय नहीं देगा, क्रिएटिव नहीं होगा, तब तक वह शिक्षा के महत्व को नहीं समझ पाएगा, समाजीकरण की प्रक्रिया को नहीं समझ पाएगा। तो समाजीकरण की प्रक्रिया समझने का सबसे अच्छा तरीका है कि बच्चे को समाज में होने वाले रूल, रेगुलेशन, नॉर्म्स, वैल्यूज, बिलीफ्स, कस्टम्स, ट्रेडिशन, जो भी चीजें होती है उसे खुद समझने दीजिए, उसमें पार्टिसिपेट करने दीजिए। आप केवल एक फैसिलिटेटर का काम करिए, आप एक रोल मॉडल का काम कीजिए, तो बच्चे में समाजीकरण की प्रक्रिया खुद हो जाएगी। आप बच्चे को एक रटंत मत बना दीजिए, बच्चे को हैंड्स एक्सपीरियंस जागृत होने दीजिए, ताकि वो खुद अपने हाथों से, अपने शरीर से, अपने दिमाग से समाजीकरण की प्रक्रिया में बढ़ चढ़कर भाग ले। जब आप पूजा पाठ करते हैं या करवाते हैं तो उसमें आप बच्चे को इन्वॉल्व कीजिए, लेकिन इंटरेस्ट जागृत हो तब। आपको इस तरीके से तरीका पेश करना है कि उसमें रुचि जागे, ऐसा नहीं कि आप जबरदस्ती कर रहे हैं, तो फिर वो समाजीकरण की प्रक्रिया में बाधक बन जाएगा। तो इन सब चीजों को देखकर और आप जो है इसमें समाजीकरण की प्रक्रिया में आप एक बहुत बड़ा योगदान अदा कर सकते हैं। 4 प्रकार के पेरेंटिंग स्टाइल्स होते हैं। देयर आर 4 पेरेंटिंग स्टाइल्स, यानी माता पिता अपने बच्चे पर किस प्रकार से ध्यान रखते हैं उसके 4 स्टाइल्स होते हैं, प्रकार होते हैं। उसमें पहला होता है ऑथोरिटेरियन, सत्तावादी। यानी इसमें क्या होता है, सत्तावादी माने सत्ता, यानी माता पिता जो होते हैं बच्चे पर काफी रूल लगाते हैं और कंट्रोल भी ज्यादा करते हैं, जो कि उसके विकास के लिए अच्छा नहीं है, समाजीकरण इससे बाधित हो जाएगा। दूसरा है ऑथोरिटेटिव या डेमोक्रेटिक, लोकतांत्रिक। इसमें रूल भी होते हैं, कंट्रोल भी होते हैं और केयर भी होते हैं, यानी ध्यान भी रखा जाता है, नियंत्रण भी होते हैं और नियम कानून भी होते हैं, सब फ्लेक्सिबल होते हैं। पैसिव या इंडल्जेंट, इसमें रूल ही नहीं होता है, तो ये तो घातक हो जाएगा, बच्चा बिल्कुल स्वतंत्र हो जाता है, इसमें किसी चीज का वह ध्यान ही नहीं रखता है। नेग्लेक्टफुल, बेपरवाह, रूल न तो रूल होता है न केयर होता है बच्चे में। तो सबसे अच्छा जो माना जाता है बच्चे का, अगर समाजीकरण के विकास करना चाहते हैं तो सबसे अच्छा जो उसका होता है वो होता है ऑथोरिटेटिव या डेमोक्रेटिक, जिसमें बच्चे को जरूरत के अनुसार सब कुछ मिल जाते हैं, केयर भी मिल जाता है, रूल भी होता ही है, बच्चा जो होता है उसमें कंट्रोल भी, नियंत्रण होता है, लेकिन कहीं भी उसमें एक जबरदस्ती वाली बात नहीं होती है। तो ये सारे चीजें जब भी हम बच्चे का पालन पोषण करते हैं तो लोकतांत्रिक रूप से रखना चाहिए, ताकि बच्चे को भी बोलने का मौका मिले, गलत है तो गलत, सही है तो सही, उस पर वो तर्क वितर्क कर सके और वह अपने समाजीकरण की प्रक्रिया में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले और उसे कभी महसूस नहीं हो कि हम आम है, यानी उसका अपने आप में खास महसूस हो और उसे लगे कि हम भी समाज की भूमिका में एक महत्वपूर्ण रोल अदा कर सकते हैं। तो आइए हम लोग कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस देखते हैं। प्रैक्टिस क्वेश्चंस जो रिलेटेड होंगे प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन, सोशलाइजेशन प्रोसेस से रिलेटेड क्वेश्चंस। देखिएगा, पहला क्वेश्चन है आपके सामने कि समाजीकरण की प्रक्रिया किस अवस्था में शुरू हो जाती है। अवस्था की यहाँ बात की गई है, ऐसे तो शुरू हो जाती है जन्म से ही, बच्चा जब जन्म लेता है उसी समय से शुरू हो जाती है, लेकिन समाजीकरण की प्रक्रिया की शुरुआत कब होती है, तो वह शुरुआत होती है, ऑप्शन है पहला शैशवावस्था में, दूसरा है पूर्व बाल्यावस्था, तीसरा है उत्तर बाल्यावस्था, चौथा है किशोरावस्था। आप सभी को पता है कि शैशवावस्था जो होता है वह जन्म से 2 वर्ष की अवस्था होती है, पूर्व बाल्यावस्था जो होते हैं वह 3 से 6 वर्ष की अवस्था होती है, उत्तर बाल्यावस्था जो होती है 7 से 11 वर्ष की अवस्था होती है, और आपका किशोरावस्था 12 से 18 या 19 वर्ष की अवस्था होती है। तो अब सिंपल सी बात है कि जब बच्चे समाज में आएगा तभी तो समाजीकरण की प्रक्रिया आएगा, और हम सभी को पता है कि हमारा जो फैमिली होता है जिसमें बच्चा सबसे पहले जन्म लेता है तो वहां पे पलता बढ़ता है,
तो समाजीकरण की प्रक्रिया की शुरुआत शैशवावस्था से हो जाती है, यानी जन्म जिस समय बच्चा लेता है उसी समय से हो जाती है। अगला क्वेश्चन, समाजीकरण की प्रक्रिया सबसे तेज किस अवस्था में होती है? तो जब बच्चा घर से निकलना शुरू करेगा, और वो शुरू करता है पूर्व बाल्यावस्था में, इसीलिए सबसे तीव्र गति से अगर समाजीकरण की प्रक्रिया की बात की जाए तो आंसर हो जाएगा पूर्व बाल्यावस्था, यानी पूर्व बाल्यावस्था में बच्चे में तीव्र गति, सबसे तेज गति से समाजीकरण की प्रक्रिया होती है। समाजीकरण की प्रक्रिया कैसी प्रक्रिया है? सतत चलने वाली, क्या हमेशा चलती है, निरंतर, लगातार, जीवन भर, लाइफ लॉन्ग? तो आप सभी को पता है कि समाजीकरण की प्रक्रिया कभी रुकती नहीं है। जैसे जैसे समाज में आप जाते हो वैसे वैसे क्या होता है, आपके समाज में वहां के रीति रिवाज को, वहां के रूल रेगुलेशन को आप अपनाते हैं तो सभी आंसर होगा। जीवन भर भी चलती है, निरंतर भी चलती है, सतत भी चलती है। सबसे अधिक गहन और जटिल समाजीकरण होता है, सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स जो होता है वह समाजीकरण कब होता है? जब बच्चा कहाँ पे जो सबसे ज्यादा असमंजस में पड़ा रहता है कि क्या सही है क्या गलत है, समाज में क्या किया जाए। व्यक्ति के पूरे जीवन में, क्या पूरा जीवन में जटिलता ही समाजीकरण होता है? बिल्कुल नहीं। किशोरावस्था के दौरान, इस पर हम बात करेंगे। पूर्व बाल्यावस्था के दौरान, तो पूर्व बाल्यावस्था गहन तो नहीं होता, इसमें तो सबसे तीव्र होता है। और प्रौढ़ावस्था के दौरान, तो प्रौढ़ावस्था तो अंतिम होता है। तो किशोरावस्था जो होती है, जिसको स्टैनले हॉल ने कहा है तो तनाव और तूफान की अवस्था, इसी में सबसे ज्यादा जो होती है गहन और जटिल समाजीकरण होता है। तो आंसर बी हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक समाजीकरण माध्यम है? प्राइमरी जो आपका मीडियम है वो कौन सा है? विद्यालय है, सरकार है, मीडिया है, परिवार है? तो हम सभी देख चुके हैं कि प्राथमिक समाजीकरण जो होता है, यानी प्राइमरी जो हमारा सोशलाइजेशन होते हैं वह कहां से स्टार्ट हो, चूंकि बच्चे जन्म लेंगे तो कहां से स्टार्ट करेंगे? तो घर से करेंगे, यानी परिवार से करेंगे। तो आंसर हो जाएगा डी, परिवार। निम्नलिखित में से कौन से समाजीकरण के गौण वाहक हो सकते हैं? गौण का मतलब सेकेंडरी सोशलाइजेशन। विद्यालय और निकटतम परिवार के सदस्य, आप पहले ही ध्यान दीजिएगा कि गौण है, सेकेंडरी सोशलाइजेशन है। तो प्राइमरी सोशलाइजेशन में परिवार शामिल है। तो देखिए परिवार किस किस में शामिल है, इसमें परिवार आ रहा है, इसमें आ रहा है, इसमें आ रहा है, क्या इसमें परिवार है? तो स्पष्ट है कि यह सेकेंडरी हो जाएगा। बिना ऑप्शन पढ़े भी आप बना सकते हैं। यानी विद्यालय और निकटतम परिवार के सदस्य, परिवार आ गया तो प्राइमरी हो गया, हमारा मुख्य हो गया। गौण पूछा जा रहा है, सेकेंडरी। परिवार और पास पड़ोस से भी सेकेंडरी नहीं होगा, प्राइमरी होगा। विद्यालय और पास पड़ोस है, तो विद्यालय और पास पड़ोस जो होंगे वह सेकेंडरी होगा, चूंकि इसमें परिवार नहीं है। क्योंकि परिवार को छोड़कर जितने भी होते हैं वह सारा का सारा जो होते हैं वह आपका सेकेंडरी यानी गौण या द्वितीयक समाजीकरण के कारक होते हैं। बच्चे के समाजीकरण में परिवार डैश भूमिका निभाता है। तो आप सभी को पता है कि परिवार जो होते हैं प्राइमरी होते हैं, प्राइमरी सोशलाइजेशन यानी मुख्य होते हैं, प्राथमिक होते हैं। तो बच्चे के समाजीकरण में परिवार की भूमिका क्या कम महत्वपूर्ण होते हैं? क्योंकि बच्चे का जो नींव पड़ता है वह उसके परिवार से ही पड़ता है, तो कम तो होते नहीं है, रोमांचकारी भी नहीं होते। गौण सेकेंडरी तो परिवार होगा ही नहीं। तो बच्चे के समाजीकरण में परिवार जो होता है वह मुख्य भूमिका निभाते हैं। कि निम्नलिखित में से कौन सा समाजीकरण का एक प्रमुख कारक है? प्रमुख यानी मुख्य की बात किया जा रहा है। मुख्य यानी आप यहां से ध्यान लगा सकते हैं कि यह जो है आपका प्राइमरी सोशलाइजेशन की बात कर रहा है। तो ऑप्शन दिया है आपका परिवार, कंप्यूटर, आनुवंशिकता, राजनीतिक दल। तो जैसे ही आप प्रमुख को देख रहे हैं, प्राइमरी को देख रहे हैं, तो सिंपल सा आंसर है कि प्राइमरी जो सोशलाइजेशन की शुरुआत होती है वह परिवार से ही होती है। तो आंसर आपका ए हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा समाजीकरण की निष्क्रिय एजेंसी है? दो तरह का एजेंसी होते हैं, एक होता है एक्टिव और एक होता है आपके पास पैसिव। तो पूछा जा रहा है कि निष्क्रिय एजेंसी कौन है? निष्क्रिय में जो होते हैं इनडायरेक्ट रूप से बच्चे शामिल होते हैं। पहला ऑप्शन है स्वास्थ्य क्लब, स्वास्थ्य क्लब। दूसरा परिवार, इको क्लब, सार्वजनिक पुस्तकालय। तो स्वास्थ्य क्लब में जो होता है उसमें सक्रिय होते हैं लोग।
परिवार में भी बच्चे सक्रिय होते हैं, इको क्लब में भी, लेकिन सार्वजनिक पुस्तकालय जो होता है उसमें बच्चे क्या करते हैं, जाके वहां पे सिंपल से बैठ जाते हैं, वहां पे ज्यादा उसकी सक्रियता नहीं रहती, इनडायरेक्ट रूप से वो जुड़े रहते हैं। समाजीकरण की शुरुआत कब से होती है? जन्म से, परिवार से, विद्यालय से, आस पड़ोस से। तो देखिए कब से यानी समय पूछा जा रहा है, तो परिवार से रहता अगर तो यहाँ कहाँ लिखा रहता, तो कब से होती है? तो बच्चे के समाजीकरण की प्रक्रिया की शुरुआत जो होती है वह जन्म से ही होती है। मैं आशा करता हूं कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि जब भी मैं आपके लिए वीडियो अपलोड करूं तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन प्राप्त हो। और आपको किसी भी प्रकार की समस्या है, दिक्कतें होती है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। और ये आज हम लोगों ने सोशलाइजेशन प्रोसेस, समाजीकरण की प्रक्रिया को पूरी तरह से एक ही वीडियो में समाप्त कर दिए। तो आप लोग एक एक पॉइंट को देख ले। अब आपसे एक भी क्वेश्चन समाजीकरण की प्रक्रिया से नहीं छूटेगा। और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन का प्रैक्टिस करें, प्रीवियस ईयर को प्रैक्टिस करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग, स्टे होम, स्टे सेफ, टेक केयर, अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।